5 रुपया, तो ये ज्यादा है ना इसके पास, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। तो फिर ये तो गलत हो गया। गलत क्यों कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि आपने ये नहीं ध्यान दिया सर, रुपए और पैसे अलग अलग टाइप की चीजें हैं। क्या है, अलग अलग टाइप की। रुपए की एक अलग वैल्यू और पैसे की अलग वैल्यू है। तो मैंने क्या कहा, अलग अलग टाइप की चीजों का आप रेशियो निकाल ही नहीं सकते। अगर निकालना है तो या तो उनके बीच में कोई लिंक बनाना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उनको सेम टाइप की चीजें बनाना पड़ेगा। तो आप पहले क्या करोगे, इसको सेम टाइप की चीजें बनाओगे। अगर ये पैसे हैं तो इसको भी पैसे बना लोगे, और 1 रुपए में होते हैं बेटा 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, आप कहोगे जी 500 पैसे। अब आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। आप कहोगे सर पैसे से पैसे कट हो गए, 50 से मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10। तो इसका आंसर आएगा 10:1। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 10:1 आएगा। समझ पा रहे हो बातों को। तो हमें पहले सेम टाइप की चीजें वो बनानी पड़ेंगी। अब क्योंकि बॉयज और गर्ल्स सेम टाइप की चीजें नहीं है, तो एक बार में तो हम यही कहेंगे कि सर इनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता। अगर रेशियो निकालना है तो इनके बीच में या तो कोई लिंक होता, किसी थर्ड इंफॉर्मेशन के साथ ये क्या होते, कनेक्ट होते, या फिर इनको सेम टाइप की चीजें बनाएं। अब सेम टाइप की चीजें बना नहीं सकते, थर्ड इंफॉर्मेशन कोई है नहीं, तो इनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता। आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। और सवाल जो पेपर में इस कंसेप्ट से पूछा गया है, एक बार आर्मी क्लर्क में और एक बार सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन ये आया, उन्होंने दे रखा था 5 मेज, 5 टेबल लिख लीजिएगा, 5 टेबल और 6 चेयर थी। एग्जैक्ट जो सवाल आया वो ये आया। अगर 5 टेबल और 6 चेयर दे रखी हैं, तो टेबल और चेयर का रेशियो बताइएगा क्या होगा। अब बच्चों ने क्या कर दिया, किसी ने 5:6 आंसर दे दिया, किसी ने 6:5 दे दिया। तो और पहले ऑप्शन में यही रखे गए थे, डी ऑप्शन रखा था, कैन नॉट डिटरमाइन। क्योंकि टेबल और चेयर सेम टाइप की चीजें नहीं है, ना ही इनको किसी थर्ड इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट किया, तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो बातों को। अब आप कहोगे सर जी हमने तो बहुत सारे सवाल किए जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम फिर वहां पर बेटा थर्ड इंफॉर्मेशन दी होती है। वहां पर आपको जब सवाल मिलेगा तो आपको यह लिखा मिलेगा, किसी क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है वो 500 है, और बॉयज की संख्या देखें तो हम 300 है। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बताइएगा क्या होगा। अब आपने क्या किया, इसको थर्ड इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसको थर्ड इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर दिया कि ये जो बॉयज 300 है ना, ये कितने में से हैं, 500 स्टूडेंट में से, टोटल स्टूडेंट्स में से। ठीक है। और ये जो गर्ल्स बच जाएंगी, अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई, 200, 200। तो ये गर्ल्स जो है 200 है, कितने में से है, 500 टोटल स्टूडेंट्स में से है। ये कट जाएगा और यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। जब तक आपको थर्ड इंफॉर्मेशन ना दे अलग अलग टाइप की चीजों की, तब तक आपका आंसर आता रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्या बातों को समझ पाई, कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। अब मुझे एक छोटी सी बात और बता दीजिएगा, एक सवाल बहुत पूछा जाता है, सवालों पर बाद में आएंगे, पहले छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने कहा यह सवाल बहुत बार पूछा गया, ये कहता है 5x = 6y। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है 5x माइनस में 6y अपॉन 5x प्लस में 2y, इसकी वैल्यू बताइएगा क्या होगी। इस तरह का सवाल, दो सवाल पूछ लेता हूं मैं इसमें। दूसरा जो सवाल है उसमें कह दिया जाएगा 5x² माइनस में 6y अपॉन 5x प्लस में 2y। एक बार प्लीज कोशिश करें इसका आंसर निकालने। देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है। आप ये कहोगे x और y की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहां पर पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यही करते हो भाई। आप कहोगे जी x, और ये जो y मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, वहां पर बच जाएगा 6 और ये 5 आ जाएगा बेटा नीचे। तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी है, यही करते हो भाई। आंसर निकालें दोनों सवालों के, प्लीज एक बार। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोटे छोटे जो डाउट है ना आपके, जो कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, आधी अधूरी जो चीजें पढ़ाई जाती है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी सब कुछ। क्योंकि यहां पर आपको परफेक्टली एक एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको उसका सोल्यूशन पता होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। पेन एक्स्ट्रा गुड़िया देना भाई, जल्दी से मुझे बस इन दो सवालों के आंसर बताएं, कोशिश करो थोड़ा सा।
हो गया। कितना आंसर आ भाई इसका? इसका 15/, इसका आंसर बच्चों ने निकाला 0, और इसका 15/, सबके यही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। तो देखो इसका आंसर 0 बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर 15/4 गलत है। ठीक है ना? यही चीजें सीखनी है, क्योंकि जब परी में सवाल आएगा, सीजल परी हो या कोई भी नॉर्मल एग्जाम हो, तो वहां पर सवाल आएगा ये, और जब थोड़े अच्छे लेवल का सवाल आएगा तो वो ये पूछा जाएगा, और बच्चे को ये भी अच्छे लेवल का सवाल नहीं लगता है, वो इसका भी आंसर निकाल देगा 15/4। और मैं बच्चों से की बात नहीं कर रहा, टीचर से पूछना सवाल, आंसर कितना निकाल देंगे 15/4, मैक्सिमम टीचर्स की बात कर रहा हूं। बेटा कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। इसका आंसर भी क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। इसका सही आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड। आंसर निकाला ही नहीं जा सकता इसका। अब रीजन क्या है इस बात को समझिएगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्यों नहीं निकाला जा सकता, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं अपनी बात को। ठीक है? देखो क्या करना है, जब भी आपको पेपर में सवाल दिखाई दे तो, और इस प्रकार से आपको रेशियो का सवाल दिखाई दे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ये देखना, जो हमारे पास वेरिएबल थे एक्स और वाई, क्या इनकी ऊपर और नीचे पावर सेम है? यहां पर x की पावर 1 थी, यहां पर नीचे भी x की पावर 1 है। y की पावर ऊपर 1 थी, नीचे भी कितनी बेटा 1 है। तो पावर सेम है, तो इसका आंसर निकाला जा सकता है। अगर पावर ऊपर और नीचे सेम नहीं हुई तो इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता। यहाँ पर x की पावर 2 है और नीचे पावर क्या है बेटा 1 है, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। अब रीजन क्या है इसको अच्छे से समझना है कि लॉजिक क्या है। आपने यहां से x और y का ये रेशियो निकाला है 6 और 5, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी? नहीं है ना भाई, हमने x और y का रेशियो निकाल दिया 6/5 है। ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं इस बात का किसी को पता नहीं है। हो सकता है यार ये 60 हो और ये कितना हो 50, हो सकता है ये 600 हो और ये कितना हो 500, कुछ भी हो सकता है ना, ये तो सिर्फ रेशियो है। तो आपने बचपन में ही सीखा था, हम क्या करते थे सर जी, इसको ना 6x मान लेंगे और इसको कितना मान लेंगे 5x। अब आपने इनकी वैल्यू जब यहां पर उठा के पट की तो आपने देखा यार 5, और x की वैल्यू आप क्या रखोगे यहां पर 6x, माइनस में y की वैल्यू क्या रखोगे 5x, और नीचे कुछ भी आता रहे। अब ऊपर 0 हो चुका है क्योंकि ये 30x में से माइनस करोगे कितना 30x, तो ऊपर 0 आ गया, तो नीचे कुछ भी मटेरियल बचा रहे, आंसर क्या आएगा 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं थी, आंसर आएगा 0। लेकिन जब यहां पर ऐसा करोगे बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी मैं बताता हूं। देखो सही तरीका इसको सोल्व करने का ये होता है, आप यहां पर रखोगे सर x की जगह पुट करेंगे 6x, तो 5 इंटू एक्स की जगह 6x, तो 6x का स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 6, y की वैल्यू क्या पुट करोगे 5x अपॉन 5, x की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा 6x प्लस में 2, y की वैल्यू क्या थी 5x थी। अब इसको सोल्व करेंगे, 36 पंजा कितना होता है 180, एक्स स्क्वायर माइनस में 30x अपॉन यहां से 30x प्लस में 10x, तो 40x हो जाएगा। मुझे बताइएगा जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता होगी कि हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता चलेगी हम इस इक्वेशन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए, और x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि x क्या बेटा हमने कोई भी एक मल्टीपल ले लिया। अब ये x 10 होगा तो ये 60 और 50 आ जाएंगे, अगर ये x 100 होगा तो ये 600 और 500 आ जाएंगे, अगर ये 1000 हुआ x तो ये 6000 और 5000 आ जाएंगे। तो भाई साहब कितने भी मान पॉसिबल है x के, तो हमें पता ही नहीं है, तो जब कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी x की, क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसीलिए इस सवाल का आंसर क्या आता है कैन नॉट डिटरमाइंड आता है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। पेपर में आपको इतना सा याद रखना है, सर जी इस तरह के सवालों का आंसर तभी पॉसिबल है जब ऊपर और नीचे पावर क्या रहेगी सेम रहेगी। अगर पावर ऊपर और नीचे सेम नहीं है तो हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। आंसर क्या आएगा कैन नॉट डिटरमाइंड आएगा। क्या सबको बातें समझ में आ गई? पक्का भाई? तो इस तरह के सवाल आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए मात्र 1 सेकंड का सवाल है, और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं वो 15/4 आंसर कराएगा, और सबसे पहला ऑप्शन 15/4 ही मिलेगा। समझ रहे बात को? और आप सीजीएल मेंस की क्या बात करते हो? अभी जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, एसएससी जीडी के पेपर में भी इस पर क्वेश्चन आया है। उसने एक शिफ्ट में तो दे दिया ये सवाल और एक शिफ्ट में दे दिया बेटा इस तरह का सवाल। और एसएससी जीडी का बच्चा ना समझ है, मैक्सिमम बच्चे, मैं कह रहा हूं 99% बच्चे 15/4 आंसर करके आए थे। समझ रहे हो? तो ये गलती आपको नहीं करनी, समझना। इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, नीचे मिल जाएगा आपको डी ऑप्शन में या सी ऑप्शन में। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब देखिएगा
थोड़े थोड़े मुझे आपकी नॉलेज चेक करनी थी, ताकि मैं समझ पाता कि किस लेवल से आपको पढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। और रेशियो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको समझिएगा। रेशियो की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि रेशियो क्या होता है बेटा, सेम टाइप की चीजों की वैल्यू में शॉर्टेस्ट फॉर्म। सेम टाइप की चीजों की वैल्यू में शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होती है, रेशियो होती है। अब सेम टाइप की चीजें अपने कंसेप्ट माइंड में रखने हैं, ठीक है ना, माइंड में अपने कंसेप्ट रखने हैं। अगर कल को आपको कोई कहता है कि भाई 7 टेबल हैं और 6 चेयर हैं, और आप मुझे बताइएगा चेयर का और टेबल का रेशियो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ना तो ये सेम टाइप की चीजें हैं, ना इनके बीच में कोई थर्ड इंफॉर्मेशन दी, ना ही अब इनको हम सेम टाइप की चीजें बना सकते, तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते, कैन नॉट डिटरमाइन आएगा। अगर वो थर्ड इंफॉर्मेशन दे दे, वो अपनी तरफ से कुछ भी कह दे कि एक दुकान में फर्नीचर का सामान रखा हुआ है और टोटल जो सामान है वो 20 है। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं उसमें, टोटल आर्टिकल्स उस दुकान में कितने भाई, 20 है। तो उसमें से टेबल जो है, उसमें से टेबल जो है 13 है, तो मुझे बताएगा, और बाकी जो है ना चेयर, बाकी क्या है भाई, चेयर, उसने खुद कह दिया ऐसे बाकी चेयर है। तो आप मुझे चेयर का और टेबल का रेशियो बताएं। अब आप बता सकते हो, अब आप अपना, गुड मॉर्निंग, अब आप अपना आंसर दोगे। आपने देखा टोटल आर्टिकल 20 हैं और 20 में से 13 टेबल हैं, तो उस दुकान में चेयर कितनी बच गई भाई, 7 बच गई। अब चेयर 7 बच गई, चेयर 7 बच गई, और टेबल कितनी थी बेटा, 13। अब आपका आंसर होगा 7 अप इज टू 30। अगर ये लाइन नहीं देता, अगर ये लाइन नहीं देता, तो इसका आंसर क्या करते हैं आप, कैन नॉट डिटरमाइन। छोटी छोटी बातों में डिफरेंस समझना है, यहीं पर एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो अब देखेगा और रेशियो के क्या मतलब है, क्या जी, चीजों की शॉर्टेस्ट वैल्यू, शॉर्टेस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू। जैसे 10 का और 15 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आओगे, जो भी इनका कॉमन मल्टीपल है उससे आप क्या करोगे, डिवाइड। 5 दिखाई दे रहा है, 5 दूनी 10 और 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 2:3 इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है। अब ध्यान से सुनना भाई बात को, रेशियो का मतलब ये होता है, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी। आपने देखा ए और बी है, और इसके पास जो है ना 15 रुपए है, इसके पास 15 रुपए हैं, और इसके पास है भाई 20 रुपए। तो आप इनका रेशियो जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, देखो सेम टाइप की चीजें, रुपए से रुपए कट गए, और इनमें कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल देखेगा जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। तो आपको दिखाई दे रहा सर ये 5 से डिवाइड हो जाएंगी, 5 3 15 और 5 चौका कितना होता है, 20 होता है। समझ रहे हो बात को, तो रेशियो आ गया 3:4। समझ रहे हो बात को। अब मैं इसको रिवर्स में लेके जा रहा हूं। आपको कोई रेशियो दे दे कि 3:4, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनके पास जो रुपए हैं उनका रेशियो दे रखा है 3:4, तो मुझे बताइएगा उनके पास कितने रुपए हैं, कितने कितने रुपए हैं। तो क्या अब आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें रेशियो दे दिया सिर्फ 3-4, हमें ये तो नहीं बताना कितना मल्टीपल होगा इसका। अब वो तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इनके 10 मल्टीप्लाई, मुझे ये पता है कि जब रेशियो निकाला है तो किसी ने किसी संख्या से डिवाइड करके निकाला है, तो डिवाइड करके निकाला, हमें अभी ये नहीं पता कि किस संख्या से डिवाइड कर रखा है, तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे कोई ना कोई थर्ड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब बड़े ध्यान से सुनो, वो एग्जामिनर जो है ना वो कुछ ना कुछ देगा, वो ये कह देगा कि ए और बी के रुपयों का जो अनुपात है वो 3:4 है। उनके टोटल रुपए देखूं मैं, अगर टोटल अमाउंट देखूं तो उनके पास जो है ना 700 रुपए है, टोटल अमाउंट कितना है 700। तो आपसे पूछ लेगा बी के पास कितने रुपए हैं, सिंपल तरीका। तो बच्चा देखो इसका सही तरीका क्या होता है, हमें पता है अगर ये रेशियो में आए हैं तो किसी संख्या से डिवाइड होके आए होंगे। अगर मैं उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, तभी मैं उन नंबरों तक पहुंच सकता हूं। इसीलिए हम एक्स लेते हैं। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि वो नंबर क्या रहेगा, एक्स रहेगा, जिससे मैंने इनको भाग करके 3-4 बनाया था। तो मैं वापस से वो नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो संख्याएं बन जाएंगी। फिर आप देखोगे टोटल कितना बन गया सर, 7x बन गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 700। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई, 100 आ जाएगी। तो 100 आ गई x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पूछी 4 गुणा में 100 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। 3 गुणा में 100 करोगे आंसर आ जाएगा 300। इनका डिफरेंस पूछा होता तो वो आ जाता बेटा 100 आ जाता। इस तरह से सवाल करते हैं। x मानने की जरूरत नहीं है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो, लेकिन बच्चा क्या कर देता कई बार शॉर्ट के चक्कर में वो क्वेश्चन गलत कर देगा, जैसे मैंने आपको बताया था। उसमें आप आंसर निकाल दोगे 15/4 या 4 जो भी निकाला था, तो कैन नॉट डिटरमाइंड उसका आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर एक्स होता है, माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखेगा मैं आपको छोटे छोटे सवाल दे रहा हूं। कुछ पहले मैंने कहा ए बी सी 3 प्राणी हैं, इनके पास 3 4 5 के अनुपात में पैसा है, 3 4 5 के अनुपात में पैसा है। अब मैंने ये कहा सी के पास जो ना ए से, सी के पास ए से 60 रुपए ज्यादा है,
सी के पैसों का और ए के पैसों का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए है, 60 रुपए। तो मुझे बताएगा तीनों के पास जो टोटल पैसा वो कितना है, तीनों के पास जो टोटल पैसा वो कितना है। तो आप अब देखिएगा फटाफट करोगे, आपको जी 5 और 4 9, 9 और 3 12, टोटल पैसा हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12, यानी कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अगर मैं ए और सी का डिफरेंस देखूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है भाई, 2 यूनिट दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से इनके बीच में डिफरेंस जो है 2 यूनिट है। उसने कितना बताया 60। तो आप कहोगे सर जी 2 यूनिट की वैल्यू 60 दे रखी है और मुझे चाहिए टोटल पैसा, यानी कि इस 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 2 से डिवाइड करोगे 6 और ये कितना आ जाएगा भाई 360 रुपया। आंसर कितना आ जाएगा 360 रुपया आ जाएगा। सबको समझ में आई बात है। आपको लगेगा बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं सर, पर मैं कहता हूं आप बेसिक में ही बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हो, आपने देख लिया होगा। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इस तरीके से सिलेबस स्टार्ट हो कि एक भी डाउट आपका बचे ना, किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप उसके आंसर क्वेश्चनों को कर पाओ। अब देखिएगा, मैंने कहा ए बी सी, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल, इनके पैसों का अनुपात है 2 5 4, ठीक है। मैंने कहा भाई इनके पास जो टोटल अमाउंट है, इनके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 2800 रुपया। तो मुझे बताइएगा सी का पैसा जो है वो ए से कितना ज्यादा है, सी का पैसा जो है वो ए से कितना ज्यादा है, बताओ। सी का जो पैसा वो ए से कितना ज्यादा है, जल्दी से बताएं। कितना, 1000। वेरी गुड। तो देखिएगा हमारे अकॉर्डिंग टोटल पैसा कितना बनेगा, 7 और 5 12 और 2 14। और अगर सी और ए का डिफरेंस देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है सर 5, यानी कि ये जो टोटल पैसा इसकी वैल्यू तो हमें पता है, और ये जो डिफरेंस आया 5 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू पता है वो लिखेगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 2800। हमें बताना दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस किसके बराबर है 5 के बराबर, तो 5 की मल्टीपल वैल्यू बतानी है। 14 दूनी 28, ये आ जाएगा 200 और 200 पंजा कितना आ जाएगा बेटा 1000। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? अब देखो पेपर में क्या करना है, सब कुछ लिखना मत, सब कुछ लिखना मत। आप डायरेक्ट देखोगे 2 5 7 7 7 14, 14 की वैल्यू 2800 है, 14 दूनी 28, 200 गुना होगी। हमें बताना है इनका डिफरेंस 5 बनना है, तो 5 गुना 200 करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। इस तरीके से पेपर में सोल्व करना है। पूरे कोर्स के थ्रू आउट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिक क्या है, और ये भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो यहां तक इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइएगा, नहीं है ना कोई डाउट। तो अब देखेगा एक कंसेप्ट पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वो ए और बी का रेशियो दे देगा 2:3 और बी और सी का अनुपात दे देगा आपको 4:5। तो आपसे कंबाइंड रेशियो पूछ लिया जाता है ए बी सी का। तो ए बी सी का कंबाइंड रेशियो बताइएगा क्या होगा। बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं मार्केट में, अलग अलग तरीके, बी को इक्वल कर लो, कॉमन ले लो, बहुत सारे तरीके हैं। तो जो बेस्ट तरीका मैं वो आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन को पेपर में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिएगा, इसका एक तो तरीका ये है कि बेटा देखो बी इसमें भी था और बी इसमें भी था, तो हमें सलाह दी जाती है कि बी को इक्वल कर लो, क्योंकि बी तो कॉमन है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 है ये 4 है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12। अब 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो बेटा यहाँ पर भी करना पड़ेगा ताकि इनका रेशियो मेंटेन रहे। तो मैंने 4 से जब अंदर मल्टीप्लाई किया ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो जाएगा, और 3 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 15। तो अब देखेगा ए की वैल्यू हमारे पास आई 8, बी की वैल्यू 12 आई, चाहे यहां से देख लो या यहां से देख लो, बी की वैल्यू आ गई 12, सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15। तो रेशियो क्या आ जाएगा 8 12 15, कितना आ जाएगा 8 12 15 आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, आप ए बी सी को इकट्ठा लिखेगा। ए और बी का रेशियो दे रखा 2:3, और बी और सी का रेशियो दे रखा बेटा कितना 4:5। तो आपको कहा जाता है ऐसा कि भाई जैसे 3 के आगे खाली जगह तो 3 फिल कर दो, 4 के आगे खाली जगह 4 फिल कर दो, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो 8, और ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 15। तो रेशियो कितना आ गया 8 12 15। समझ रहे हो बात को? और भी तरीके, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है आपको ये सब सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना फंसा देता है कि आपको ये बेसिक तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। लेकिन 90% जो क्वेश्चन आते हैं, मैं ये कह रहा हूं एक भी तरीका करने की जरूरत नहीं, आप बाय ऑप्शन मात्र 2 से 3 सेकंड में सवालों के आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक सवाल पेश करता हूं, ध्यान से सुनना उसको। ये रहा आपके सामने सवाल। आपको कहा गया कि ए बी का रेशियो जो है वो 3 4 है, बी सी का रेशियो 4 5 है, सी डी का रेशियो 15 17 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का कंबाइंड रेशियो बताइएगा। अब बच्चा क्या करता है, जैसे उसको सिखाया गया है ए बी सी डी, वो बच्चा कहेगा सर ए बी का रेशियो दे रखा 3 4, बी सी का रेशियो दे रखा 4 5, और सी डी का रेशियो दे रखा कितना 15 17। ये सी डी के नीचे 15 17 लिखा, बी सी के नीचे 4 5 और ए बी के नीचे 3 4। फिर यहां से कहा गया 4 के आगे खाली जगह तो 4 फिल कर दो, 5 के आगे खाली जगह 5 फिल कर देंगे, 4 के आगे तो 4, 15 के आगे खाली जगह तो 15 15 फिल कर देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करता फिरेगा, 15 चौका 60, और 60 दिया कितना होगा बेटा 180। यहाँ पर 15 चौका 60, 60 चौका कितना हो जाएगा 240, 15 पंजे 75, और 75 चौका कितना हो जाएगा 300, 17 पंजे 85, और 85 चौका कितना हो जाएगा 340। अब इनका रेशियो निकालेगा। अब ये किस पर कट होते दिखाई दे रहे हैं आपको? सबसे पहले तो जीरो को कट करिए सर, किसको कट किया
जीरो को। अब मुझे ये 2 पे कट होते दिखाई दे रहे हैं, तो 2 पे कट करूंगा 9, 2 पे कट करूंगा 12, 2 से कट करूंगा 15 और 2 से कट करूंगा कितना आ जाएगा 17। तो हमें रेशियो मिला 9 12 15 17, 9 12 15 17, ये यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, पर ये सिलेक्शन लेने वाला तरीका नहीं है। सिलेक्शन आपका कब होगा, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है, 1 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। आपको मात्र इतना सा ध्यान देना था कि सर मुझे ए और बी का रेशियो पता है कितना है, 3 4। तो जब मैं इनका कंबाइंड रेशियो भी निकालूंगा तो क्या ए और बी का रेशियो चेंज होगा, वो तब भी 3 4 ही रहेगा। ए और बी का तो रेशियो 3 4 ही रहेगा ना। तो ए और बी का रेशियो 3 4 देखेगा, क्या इसमें 3 4 है? अब 3 3 9, 3 5 15 या 3 3 5 हो गया, इनके आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 4 है, नहीं हो सकता सर। यहाँ पर 3 4 बिल्कुल सर, 3 3 9 3 चौके 12, ये है, यही आंसर है सर। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी ताकि पेपर को कम टाइम में कर पाओ। अब आपके माइंड में आएगा सर जी अगर 2 ऑप्शन होते तो ऐसे, या 3 होते तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास और भी तो नंबर अवेलेबल है। मैं ये भी तो देख सकता हूँ सीडी का रेशियो कितना होना चाहिए, 15 17। तो 15 17 भाई देखो 15 17 है कि नहीं है? और सवाल दिखाता हूँ, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है, और आप कोई भी पुराना पेपर उठाकर देखना, आप क्वेश्चनों को फटाफट कर पाओगे। यहाँ पर आपने देखा सर जी ए बी 1 2 है, बी सी 3 4 है, सी डी 6 9 है, डी ई दे रखा है इतना, तो यहाँ पर ई को लिख लेना। तो आप मुझे बताइए ए बी सी डी ई का क्या आंसर आएगा? इतना सही टाइम लगेगा अब आपको आंसर करने में, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा नंबर। पिछले तो डी तक था, अब की बार ई तक कर दिया। मुझे ये पता है ए और बी का रेशियो 1 2 ही होगा, मैं कंबाइंड रेशियो निकालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1 2 रेशियो रहेगा ऑप्शन में ए बी का। तो यहाँ पर 1 2 है सर, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता सर, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो बी आंसर है या डी आंसर है। मैं लास्ट में देख लेता हूँ सर, डी ई का रेशियो मुझे कितना मिला, 12 16 है। तो 12 16, तो आप देखेगा यहाँ पर 12 16 है, यहाँ पर तो 9 16 है सर, ये भी ऑप्शन कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर भाई कहानी? तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और सवाल देखिएगा, ए बराबर दे रखा है 2 3, अच्छा 2:3 ऑफ बी, देखो यहाँ पर क्या दिया, ए इज इक्वल टू 2 बटा, इसको अनुपात में जब वैल्यू होती है तो उसको बटे में लिख सकते हो, 2/3 ऑफ बी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बी बराबर है 4/5 ऑफ सी। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं इसको अच्छे से नहीं लिख सकता, ए है तो ये बी जो ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा बटे में, तो कितना रह जाएगा 2/3। यहाँ पर देखेगा बी है, सी आ जाएगा बटे में, तो कितना रह जाएगा 4/5। क्लियर भाई कहानी? मुझे पता, अब मुझसे पूछा एबीसी का कंबाइंड रेशियो, तो भाई मुझे पता ए बी का रेशियो 2 3 होना चाहिए। भाई 2 3 यहाँ पर तो नहीं हो सकता, 2 3 यहाँ पर हो सकता है, 2 3 यहाँ पर नहीं हो सकता, 2 3 4 2 4 12 यहाँ पर भी हो सकता है। मुझे बीसी का चाहिए 4 5, क्या इसमें 4 5 है ना? तो यही आंसर है भाई, यहाँ पर नहीं मिलेगा अब 4 5। समझ पा रहे बात को? अच्छा ये मैंने बिल्कुल पूरा ओपन किया है, अभी कर सकते हो, पेपर में इजाजत नहीं आपकी, क्योंकि इतना टाइम मिलता ही नहीं। पेपर में दिमाग कैसे चलाना है इस बात को सुनो। मैं यहाँ पर 2/3 बी को तो ले जाऊंगा नीचे, तो अपने आप नहीं पता चल जाएगा 2 3 अनुपात होगा। माइंड माइंड में करो, सी को ले जाएंगे नीचे तो बी और सी का रेशियो हो जाएगा 4 5। समझ रहे हो बात को? तो मुझे ए बी चाहिए 2 3, मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए थे, यहाँ से 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बच गए। सी जाएगा नीचे तो बी सी रेशियो आएगा 4 5, और 4 5 किस में मिला मुझे, डी ऑप्शन में, इसको मैंने टिक कर दिया। समझ रहे हो बातों को? इस तरीके से आपको बिना कॉपी पेन उठाए इन सवालों को करना है। क्या ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट में कराता हूँ मैं अपनी तरफ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कुछ और ऐड करके। पहले मैं कराऊंगा आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे। अब ये देखिएगा, अब इसको माइंड माइंड में सोल्व करो। आपको पता है बेटा वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो एक्स बटा वाई कितना होगा, 1/2। तो क्या यहाँ पर 1/2 है? नहीं सर जी, यहाँ पर 1/2 है सर, यहाँ पर नहीं है सर, यहाँ पर 1 2 का रेशियो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आंसर हो सकता है। अब मैंने देखा जेड को मैं ले आऊंगा नीचे, तो वाई जेड का रेशियो होना चाहिए, वो भी 1 2 होना चाहिए, 1 2 नहीं, यहाँ पर 3 था, या मिस टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर y और z का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 3। तो भाई लास्ट में 1 3 है ना, यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर 1 3 नहीं मिलेगा, ये काट दो, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 3 चाहिए, तो 2 3 है, हमें क्या चाहिए 1 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अभी मुझे बताना, बताओ अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया क्या सबको समझ में आ गई बात है? सबको समझ में आ रहा है? बेसिक कंसेप्ट क्या था वो भी मैंने बताया, एक बार और बता देता हूँ। जैसे एक्स वाई जेड का आप कंबाइंड रेशियो निकालोगे, तो एक्स बटे वाई बटे आ जाएगा वाई, यहाँ पर रह जाएगा 1/2, तो इनका रेशियो था 1:2। जेड आएगा बटे में, तो वाई जेड का रेशियो क्या आएगा, 1:3। 2 के आगे खाली जगह 2 भरोगे, 1 के आगे खाली जगह 1 भर दोगे, इनकी मल्टीप्लाई कराओगे 1, इनकी मल्टीप्लाई कराओगे 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर कितना आएगा 1:2:6। हमने यही आंसर निकाल रखा है, पर विदाउट सोल्व किए। समझ रहे हो बातों को भाई? कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक बताओ? अब इस सवाल को देखिए। अच्छा अब देखेगा, जो हमने जो जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट सीखा वो मैं बताता हूँ आपको। पहले हमने इसके बारे में बात की थी अभी, इस तरह के सवालों के बारे में, कि भाई कैसे इन चीजों को सोल्व किया जाता है। तो मुझे अब इस सवाल का आंसर बताएं, इस सवाल का आंसर बताएं। The sum of money is to be divided among Paras, Ramesh and Arav in the ratio 5:8:15. The difference between the share of Ramesh and Arav is rupees 6,000. Then find the total amount. ये कह रहा है कुछ पैसा है जो पारस, रमेश और आरव के बीच में बांटा गया है। किस रेशियो में बांटा गया, 5 8 15 के रेशियो में।
द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ रमेश एंड आरव इज 6000। रमेश और आरव के पैसे का डिफरेंस जो है 6000 है। देन फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल पैसा कितना था? बिल्कुल एज इट इज वैसा सवाल है जैसे मैंने आपको कराया था। पारस, रमेश, आरव, रेशियो है पैसे का 5, 8, 15। अब इसने कहा रमेश और आरव के हिस्से का बीच का अंतर। रमेश और आरव के हिस्से के बीच का अंतर मुझे तो कितना दिखाई दिया भाई? 7 दिखाई दिया। और टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 28, है ना। तो यानी कि हमारे हिसाब से डिफरेंस है 7, पर उसने डिफरेंस कितना बताया बेटा? 6000। तो 7 यूनिट की वैल्यू 6000 है। मुझे बतानी है टोटल पैसा, यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब देखिएगा 7 चौके 28, 6 चौका 24 और पीछे 3 जीरो आएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 24,000। आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका? 24,000 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ, जल्दी से बता दे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो। कर लोगे भाई पक्का ना? अब ध्यान से देखो नेक्स्ट सवाल। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 7:3। अगर मैं उसकी मंथली इनकम का और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का रेशियो देखता हूं तो 7:3 है। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 5400, फाइंड हिज मंथली इनकम। अगर उसका मंथली एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो बेटा वो 5400 रुपया है, तो उसकी मंथली इनकम क्या है? बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरुआत की मैंने, और लेवल जाएगा आपका सीजन मेंस तक का जब ये टॉपिक खत्म होगा। तो आप देखेगा सर उसकी मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें जो है वो 7:3 दे रखा था। तो आप मुझे बताइएगा इसने किसकी वैल्यू दी है आपको? अब एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी है और इनकम पूछ ली। तो भाई हमारे हिसाब से तो एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है, उसने कितना बता दिया बेटा? 5400। तो या तो आप ऐसा लिख लिया करो 3 यूनिट की वैल्यू 5400 है और मुझसे इनकम पूछी है जो कि 7 यूनिट थी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो 3 से काटोगे 18 और ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगे 1800 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब आपका? 126 और 2 जीरो आ जाएंगे पीछे। तो आप देखोगे सर जी 18 सत्ता 126, 2 जीरो पीछे आ जाएंगे 12,600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 12,600। या फिर यहीं पर ये इतनी समझ होनी चाहिए 3 की वैल्यू 5400 है, कितने गुना ये देख लो। 3 से डिवाइड कर दो इसको तब पता चल जाएगा। जैसे मेरे को पता 5 की वैल्यू 10 है, कितने गुना है कैसे पता किया? 5 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से 3 से डिवाइड करो 18 या 54 होता है 2 जीरो, तो ये वाली वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी? 1800 गुना। 18 सत्ता कितना होता है बेटा? 126 और पीछे 2 जीरो लग जाएंगी 12,600 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सवाल। अब इस सवाल को देखिएगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड द डिफरेंस इज 1:15। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा 3:8 और उनका जो डिफरेंस दे रखा है मेरे अकॉर्डिंग तो 5 यूनिट बनना है, उसने कितना बताया? 115। हमसे पूछा छोटी संख्या बताइए, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछ ली गई। छोटी संख्या कौन सी में? 3 है ना। तो आप कहोगे जो डिफरेंस हमारे हिसाब से 5 यूनिट आ रहा था उसकी वैल्यू 115 कितने गुना होता है भाई? 23 गुना। 23 पंजा 115 होता है, तो ये वाली वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी? 23 गुना। 23 दिया कितना होता है? 69। क्या इन बातों को समझ पा रहे हो? पक्का ना? अब बात सुनेगा दूसरा। तो हमें एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच क्या लगानी होती है, ध्यान से सुनो। मैं हर बार इन चीजों का जिक्र करूंगा, आदत पढ़वा दूंगा आपको ऐसी कि पेपर में क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पूरा मैथ आता है पर उनसे सिलेक्शन नहीं होता उनका, क्योंकि उस गिवन टाइम में उनको अपनी प्रतिभा दिखाई नहीं पाते, वो कितना हमारे अंदर टैलेंट है, टाइम ही बहुत कम होता है ना। तो आपको क्या करना, कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी ताकि गिवन टाइम में आप कर पाओ। आपने क्वेश्चन पढ़ा, दो संख्याओं का अनुपात जो हो 3:8 है, उनका डिफरेंस दे रखा है 115 और उनमें से छोटा नंबर पूछा भाई। तो छोटा नंबर तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा 3 का मल्टीपल? क्या ये 3 का मल्टीपल है भाई? 3 छके 18, 14 बच गया नहीं है, 3 का मल्टीपल है सर। 3 का मल्टीपल नहीं है, आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, 69 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तरीका हर क्वेश्चन में बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट हर क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन पेपर में कैसे करना वो भी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपसे छोटा क्या, हाँ 2 होती तो फिर आप कुछ और करते। एक काम आपको करना पड़ेगा, देखो कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ो, एक बार जैसे आपके माइंड में आया कि मैं 3 का मल्टीपल देख सकता हूं, एक बार ऑप्शन में नजर मार लो, क्योंकि 3 इतना बड़ा नंबर नहीं है। आपको मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे। 3 छके 18 नहीं हो रहा, 3 छके 18 14 नहीं हो रहा, ये हो रहा है नहीं हो रहा, इतना सही टाइम लगेगा। अगर आपको दिख जाए 2 है या 3 है ऑप्शन में तो फिर फटाफट इसको सोल्व करेंगे, 2-3 सेकंड आपके लगेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं जब एग्जामिनर आपको दे रहा है कि 1 ही घंटे में पूरा पेपर करना है, तो यकीन मानिए आप कोई भी पेपर मेरे सामने उठाकर लेके आओ, उसमें से 50% ऐसे सवाल मिलेंगे जिनको आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते थे, जिनको आप डीएस सिस्टम से कर सकते थे, यानी कि बहुत ऐसे मेथड कम्युनिटी बेटा, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनकी वजह से आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर सकते थे। बैठ जाओ बेटा क्लास, यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर। ठीक है, क्या बातों को समझ पाए? यहां पर मुझे दिखा छोटा नंबर पूछा तो 3 का मल्टीपल होगा सर, और 3 का मल्टीपल एक ही नंबर दे रखा था 69, मैंने इसको टिक किया और आगे बढ़ गया। अभी सवाल को देखिएगा क्या पूछा है। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2 3:4। 4 नंबर हैं जो किस रेशियो में 1 2 3 4 के अनुपात में है। देयर सम इज 16, उनका सबका जोड़ जो है वो 16 है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, और आप यकीन नहीं करेंगे सवाल आया CHSL 2020 के पेपर में, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे। तो कितना आंसर आएगा? 8 आ जाएगा। आपको पता है जी सबका जो योग है वो 16 है,
तो सबका योग मेरे अकॉर्डिंग कितना भाई, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, हमारे हिसाब से तो 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 16। उसने बोला पहली और चौथी संख्या का योग बताएं, तो पहली और चौथे का योग कितना बनना, 5। जब 10 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 5 यूनिट की वैल्यू आधी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बातों को? अब देखेगा इस सवाल को, देखेगा थोड़ी देर आसान आसान सवाल चलेंगे, फिर लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और जब टॉपिक खत्म होगा तो आप मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। अब इस सवाल को देखेगा क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कंपनी मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेज, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। 3 तरह की चीजें मैन्युफैक्चर करती है कोई कंपनी, प्लास्टिक की, लकड़ी की और शीशे की। द नंबर ऑफ प्लास्टिक, वुडन एंड ग्लास बॉक्सेज इन द रेशियो 2:3:5, यानी कि प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास की जो चीजें बनाई गई उनका रेशियो दिया गया बेटा 2 3 5, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुडन एंड ग्लास बॉक्सेज इज 144। If the number of plastic boxes is increased by 25%, what will be the number of plastic boxes now? क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो। 3 तरह की चीजें बनाई, एक प्लास्टिक की, एक लकड़ी की और एक ग्लास की। उनकी संख्याओं का रेशियो जो दे रखा था 2 3 5 दे रखा था, 2:3:5 दे रखा था। फिर इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुडन एंड ग्लास बॉक्सेज इज 144, यानी कि जो लकड़ी और ग्लास की चीजें थी उनके बीच का जो डिफरेंस था वो कितना दे रखा है, 144। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लकड़ी और ग्लास की चीजों का डिफरेंस कितना भाई, 2 ही यूनिट है। कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। वो कितना बता रहा है, 144। तो आप कहोगे सर जी इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 144। फिर इसने कहा इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेज इज इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेज। तो पहले तो मैं एक काम करता हूं सर, 25% तो बाद में बढ़ाएंगे, पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो देख ले। तो आप कहोगे सर जी देखिएगा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 144, कितने गुना होती है बेटा, 72 टाइम्स। 2 से डिवाइड कर दो पता करने के लिए कितने गुना है, 2 से डिवाइड करोगे 2 से 14, 2 दूनी 4, 72 गुना। तो ये प्लास्टिक की जो चीजें थी ये भी कितने गुना हो जाएंगी, 72 गुना, और 72 दूनी कितना होता है बेटा, 144। यानी कि अभी तक तो प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो कितनी है, 144 है। फिर ये कह रहा है अगर मैं द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेज इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर मैं इनको 25% बढ़ा दूं तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेज नाउ, अब कितनी होंगी। अगर बेटा मैं इसमें 25% बढ़ा रहा हूं तो अब बताओ कितना नंबर होगा। तो देखेगा 25%, आपको इतना समझना है किसी भी वैल्यू का 25% क्या होता है, चौथा हिस्सा। 25% क्या होता है भाई, चौथा हिस्सा। 50% क्या होता है, आधा हिस्सा होता है। तो मुझे इसका 1/4 इसमें ऐड करना है, तो 144 का 1/4 निकालो ना फटाफट। आपको देखो 4 ये 12, 2 बच गया, 4 6 24 36, मुझे इसमें बेटा सिर्फ 36 ऐड करना है। और जैसे ही मैं इसमें 36 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई, ये 180 बन जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताएं। समझ पा रहे हो बात को, कितना आंसर आ जाएगा, 180 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या क्या किया हमने, एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं भाई। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच की 3 चीजें बना रहा था, 2 3 5 के अनुपात में बन रही थी। तो इसने कहा लकड़ी और कांच के बक्सों की जो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो 144 है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लकड़ी और वुडन का लकड़ी का और गिलास का जो डिफरेंस था वो 2 यूनिट था। क्वेश्चन में बताया गया 144, 2 की वैल्यू 144 है, 72 गुना। तो ये प्लास्टिक की चीजें भी 72 गुना हो जाएंगी, कितनी, 144। इसको 25% इंक्रीज कर दिया गया, तो फिर बताइएगा कितना होगा। 25% होता है चौथा हिस्सा, और 144 का चौथा हिस्सा हमने निकाला 36, तो 36 ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 180। क्लियर है भाई कहानी, पक्का। इस सवाल को देखिएगा, ये दिल्ली पुलिस 2023 का जो अभी पेपर हुआ था, लेटेस्ट सवाल क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। सबसे छोटा अनुपात पूछ लिया। अब इस टाइप के सवाल आते हैं कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, बड़ा अनुपात कौन सा है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। क्या बोलेंगे इसको, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अब रेशियोज का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा अपनी तरफ से, क्योंकि आप सबने +2 कर ली है और ये 5वीं 6ठी क्लास में इस तरह के सवाल आने लग जाते हैं। क्या आंसर आएगा, डी आंसर। और कोई बच्चा बताएगा जल्दी से, इनमें सबसे छोटा अनुपात क्या है, देखते ही पता चल रहा है। डी आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। जैसे आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, और कंपैरिजन करने के बेटा तरीके बहुत होते हैं। फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करने के तरीके बहुत होते हैं। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, फ्रैक्शन वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। अभी देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कैसे सोल्व करना होता है, एक बार थोड़ा सा समझ लो। ऐसे ये सवाल देखते ही पता चल रहा है सर ये 7/21 यानी कि 1/3 है, तीसरा हिस्सा है। जबकि ये आप देख पा रहे हो 5 से काट लो भाई, 5 3 15, 5 चौका 20। इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे छोटा नंबर 1/3 ही दिखाई दे रहा है। इतना आईक्यू आपके पास है, इतनी सी नॉलेज आपके पास है, फिर भी जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूं कैसे सोल्व करना होता है। कई तरीके हैं भाई, मैं 2 तरीके आपको बताता हूं, और मैं एक से ज्यादा तरीके इसलिए बताता हूं ताकि दिमाग की नसें खुले, आपकी सोचने की पावर बढ़े, है ना। और कोई आपको ये कहे कि बेटा एक ये तरीका सीख लो बात बन जाएगी, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन को कम टाइम में करना है तो आपको तरीके सारे आने चाहिए। आपको क्यों तरीका तो एक ही लगाना है, बेटा कौन सा तरीका लगाना है ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन में वैल्यू किस हिसाब से दे रखी है। आपको कोई कह देगा एलसीएम मेथड सीख लो बेटा सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो मैं ऐसी वैल्यू रख दूंगा एलसीएम निकालना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे बात को। फिर आपको कोई कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर लो, वो सबसे बेस्ट है, मैं ऐसी ऐसी वैल्यू दे देता एग्जामिनर की उनकी गुणा करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, समझ रहे बात को। कोई आपको सिखाएगा इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा डिफरेंस दे देता है कि उनका डिफरेंस लेने में टाइम लग जाता है।
तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है ये डिपेंड करता है वो किस तरह की वैल्यू दी हुई है। और मैं सारी चीजें बताता हूं बेटा कैसे क्वेश्चन को टैकल करना आपको पेपर में। देखो ध्यान से, मैं कुछ तरीकों का जिक्र करता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। मैंने लिखा 1/3, मैंने लिखा बेटा 2/5, मैंने लिख दिया 3/7। अगर कोई मुझसे पूछता है इनका कंपेरिजन करके बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि यहां पर बेटा डिफरेंस मेथड का यूज करिएगा। यहां पर किस मेथड का यूज करिएगा? डिफरेंस मेथड का। क्या है? जैसे इनका डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 3, और इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई 4। ये समझ पाए? ये जो डिफरेंस दे रखा है बेटा, इनका एलसीएम, अगर डिफरेंस मेरे को कम दिखाई दे रहा है तो मैं डिफरेंस ले लूंगा। मुझे इनका क्या करना है बेटा, इनका एलसीएम ले लो और इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया हमने? इनका एलसीएम लेके क्या कर देना, यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक तो तरीका ये है, डिटेल से बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनो पहले। दूसरा तरीका आपको बताया जाता है, जैसे 1/3 है, 2/5 है, 3/7 है। एक तरीका ये होता है कि इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। 5, 7 और 3 का एलसीएम लोगे, आपको पता है एलसीएम ही बहुत बड़ा आ जाएगा। 5 था 35 और 35 दिया कितना होता है बेटा 105। 3 से डिवाइड करोगे, 3 तिया 9 सर 1 बच गया, 3 पंजे 15, 35 से कम 35। फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 21 दूनी 42। यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे, 7 से कम 7, 3 बच गया, 7 पंजा 35 और 15 तिये 45। तो सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिखाई दिया? 45। ये कहां से आया था? यहां से। तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि ग्रेटर है। सबसे छोटा नंबर सर आपको हमें 35 दिखाई दिया, वो कहां से आया? यहां से। तो सबसे छोटा यानी कि स्मॉलर नंबर कौन, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है इसमें? 1/3। एक तरीका ये होता है। एक तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिखाया जाता है, 1/3, 2/5, 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो। 5 दिए, जैसे आपसे ग्रेटर पूछा इसमें, तो आप क्या करोगे? 5 एकम 5, 3 दूनी 6। तो ग्रेटर कौन सा है इनमें से? ये ना, यानी कि ये नंबर बड़ा है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमसे बड़ा पूछा है। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर लूंगा। आपको जी 7 दूनी 14, 5 दिए 15, कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है? ये, यानी कि इससे भी बड़ा ये हो गया बेटा, इससे बड़ा ये था, इससे भी बड़ा ये है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 3/7, यानी कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ रहे बातों को? अब कौन सा, ये समझना बहुत जरूरी है, कब कौन सा तरीका लगाएंगे सर। अब एक मेथड मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। हमने इनका डिफरेंस ले लिया सर, ये क्या आ गया 2, इनका डिफरेंस आ गया 3, इनका डिफरेंस कितना आ गया 4। अब इनका एलसीएम कितना होगा ये बताओ मेरे को। आप कहोगे सर जी देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। ये कितना हो जाएगा भाई? 12। आप मुझे बताएगा मैं 12 की यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ गया? 36। ये कितना आ गया भाई? 24। ये कितना आ गया? 12। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला ना, यानी कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। समझ पा रहे बातों को? तो एक मेथड हम ये कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कब कौन सा तरीका लगाना है, सुन रहे हो? देखो, अगर आपको डिफरेंस कम दिखाई दे तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, कितनी भी वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका कहां पर फेल हो जाएगा सर जी? अगर उसने बहुत ज्यादा नंबर दे दिया और मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर तो 5 एकम 5 फटाफट मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर मैं कह देता यहाँ पर 5 की जगह से होता 73 और यहाँ पर होता 23, मल्टीप्लाई करना ही टेढ़ा काम हो जाता कि नहीं हो जाता? एल्सियम लेना, जैसे इनका एल्सियम लेने में टाइम लग गया, अगर मैं कहता हूँ ये 17 होता, ये 5 होता और यहाँ पर बेटा 13 हो जाता, तो इनका एल्सियम लेना मुश्किल हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो वैल्यू पर डिपेंड करता कब कौन सा तरीका लगाएंगे। अगर आपको लगता है सर एलसीएम लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी संख्या दे रखी तो एलसीएम मेथड से कर दो। आपको लगता है सर नंबर भी 2-3 ही दे रखे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर नंबर भी बड़े बड़े नहीं आ रहे, मतलब आसानी से गुणा हो रही, तो इससे कर दो। अगर आपको लगता है वैल्यू बड़ी बड़ी है सर पर उनका डिफरेंस कम दे रखा है, तो आप डिफरेंस मेथड से कर दो। समझ रहे हो कि बात? तो तीनों के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अब मुझे बताना। मैंने नंबर दिया भाई 15/17, मैंने नंबर दिया 19/21 और मैंने एक संख्या दे दिया आपको 3/7। मुझे आप लोग इनमें बताइएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो पहले तो ये बताओ कौन सा तरीका ठीक रहेगा इसमें? डिफरेंस मेथड ठीक रहेगा, क्योंकि इनका एलसीएम लेने में टाइम लग जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लग जाएगा। तो डिफरेंस मेथड है ना सर हमारे पास, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 4 की यहां पर मल्टीप्लाई करनी बस। 4 तिये 12, 19, अच्छा देखो एक तो 15 की गुना 4 के साथ, एक 19 की गुना 4 के साथ, सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? 19/21 आ जाएगा। समझ रहे हो बातों को? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताए, कर लोगे? ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, जैसे ये सवाल था हमारा, इसमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा था, ये हमसे पूछा था। तो एक तो नंबर था हमारे पास 17/25, एक नंबर था हमारे पास 21/25, एक नंबर हमारे पास था 3/4 और एक नंबर हमारे पास आ गया 7/21 है ना, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया था, 1/3 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा मेथड ठीक रहेगा? पहले तो ये सोचो सर, एलसीएम मेथड लेने से भी टाइम लगेगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलेंगे सर इनकी गुणा करने में भी टाइम लग जाएगा, डिफरेंस मेथड करो यार। वैसे इसमें दिख रहा है क्लियर, ये 1/3 होगा। और भी तरीके होते हैं, आप इनका डिफरेंस देखोगे कितना होगा बेटा 8, इनका डिफरेंस देखोगे कितना आ जाएगा 4, इनका डिफरेंस कितना आएगा 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा 8 आएगा। अगर मैं 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूं ऊपर, तो सबसे छोटा नंबर यही तो दिख रहा है, यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, जबकि यहाँ से 24 आएगा, यहाँ पर 21 गुना 8 आएगा, यहाँ पर 17 गुना 8 है। सबसे बड़ा पूछा होता तो ये हो जाता, सबसे बड़ा पूछा होता तो कौन सा आ जाता? ये आ जाता। 3 से 4 सेकंड लगेंगी आंसर तक पहुंचने में। और ये देखो दिल्ली पुलिस के पेपर में अब की बार जो पेपर हुआ था वहां पर पूछा गया सवाल है, इसको देखेगा IBACIO 2020 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो भाई
एक 7/10 है, एक 5/6 है, एक 1/3 है और एक 2/5 है। तो बताइएगा सबसे सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा होगा? 7/10 ना, गलत बता रहे हो। करो, सोल्व करो। उससे करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ऐसा है, जैसे आपने गुना किया, कितना आ गया 42, यहाँ से कितना आ गया 50 आ गया, यहाँ से अच्छा यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर दिखाई दिया, ये ना बड़ा चाहिए था, तो इसको तो हटा ही दो, इसका तो कोई काम नहीं है। अब इनके बीच में करा दो 15 6, ये बड़ा दिखाई दिया, इसको हटा दो बेटा। इनको देखो, 5 5 25, 6 दूनी 12, यही बड़ा है, फाइनली यही आपका बड़ा नंबर आ गया। समझ रहे हो बातों को भाई, यही हमारा सबसे बड़ा नंबर आ गया। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बता। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिएगा डिफरेंस मेथड में। अब इसको और डिटेल से पढ़ते डिफरेंस मेथड को। हमारे पास नंबर थे 7/10, 5/6, 1/3, 2/5। अब इसको ध्यान से समझना डिटेल से, क्या गड़बड़ करी है। आप देखोगे 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको मैं पढ़ाता हूँ, इसको डिटेल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा काम का आपके यही है। जब क्वेश्चन आएगा वो बड़ी बड़ी वैल्यू दे देगा, मतलब उनकी मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, पर डिफरेंस वो कम दे देता है। तो इसको अब डिटेल से समझते क्या मतलब। यहाँ पर 3 1 2 3 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर आप, मैंने ये बताया, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 6 से, यहाँ पर 6 से, यहाँ पर 6 से, तो आप ये कहोगे सर जी यहाँ पर 42 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गई सर, है ना। इसीलिए अब इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मुझे पता था। अब इसीलिए मैं इसको डिटेल से बताने वाला हूँ, क्या करना आपको कभी भी ऐसे फंसो। देखो जैसे 2/3 लिखा हमने, 1/5 लिखा, 4/9 लिख दिया आपने। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या, अपने अपने जो भी आपको तरीके लगते हैं उससे करो। करो। कितना आ जाएगा 4/9, यही आ गया भाई। सर हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, 10 ये 3 आ गया, बड़ा नंबर पूछा तो ये सबसे बड़ा है, इनमें से दोनों में से ये बड़ा है। अब 2/3 का और 4/9 का कंपैरिजन करा लिया, ये कितना आ गया 18, ये कितना आ गया सर 12 आ गया, यही बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर ये आएगा 2/3। छोटा पूछा होता तो क्या करते, छोटे को लेकर चलते सर, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 3, तो छोटे से मतलब अब की बार इसको छोड़ देंगे सर। अब इसका कंपैरिजन कराएंगे, 9 आ गया, 5 का 20 आ गया, तो यही आ रहा है सर 9 छोटा, तो 1/5 सबसे छोटा हो जाएगा। डिफरेंस मेथड क्या है एक्चुअल में, अब इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। देखो यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा बेटा, कितना आ गया 1, यहाँ पर डिफरेंस देखा कितना आ गया 4, यहाँ पर डिफरेंस देखा कितना आ गया 5। तो मैंने आपको कहा कि इनका एलसीएम ले लो, 5 4 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अब इस 20 का एक्चुअल में क्या करना होता है ये बताओ मेरे को, क्या करते हैं ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। सुमन बताओ, पढ़ा है शायद आपने, तो रेशियो की क्लास ली थी शायद, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। क्या करना, कंपेयर करना है, कितने गुना बन रहा है इसका एलसीएम। आप ये बताओ ये 1 से कितने गुना है, और ये 4 का कितना गुना है, और ये 5 का कितने गुना है 4। यहां से ये नंबर कितना आ गया भाई 40, ये नंबर कितना आ गया, ये नंबर कितना आ जाएगा, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। हाँ, आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपका इनका डिफरेंस आएगा उसमें क्या करना, जो भी एलसीएम लिया, एलसीएम को आप डिवाइड करिएगा, यहां से 1 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें क्या करना होता है इस कंसेप्ट को समझना ध्यान से। हमें क्या करना होगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा इनके बीच में, बैलेंस, कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जिससे कोई फर्क ना पड़े, जिससे इनके रेशियोज पे कोई फर्क ना पड़े। अगर आप सीधा एलसीएम मल्टीप्लाई, मैंने वो आसान क्वेश्चन तो उनपे दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा था, और मुझे पता था फिर आप आगे जाके ऐसा क्वेश्चन करूंगा मैं, गड़बड़ करोगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना है। और किसी बच्चे को ये मेथड पता ही नहीं था, कमाल की बात है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो। देखो ध्यान से सुनो क्या किया हमने, एलसीएम लेना है, जैसे 1/3 है, 2/5 लिख दिया मैंने, 3/7 लिख दिया। एलसीएम लोगे इनके डिफरेंस का, ये 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 4, एलसीएम कितना आ गया भाई बताओ 12 आ गया। अब देखिएगा बेटा 12 यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा 6, यहां पर 12 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना बनेगा 4, यहां पर 12 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना बनेगा 3। अब देखो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 9। कौन सा सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 9 ना, कहां से आया 3/7 से। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6, कहां से आया, समझ रहे हो बात को। ये होता है बेस्ट इसका एक्चुअल मेथड। यहां से आप देखिएगा कहां पर गए, करो, ये नंबर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट एक बार कट करके। आपने देखा सर 17 बटा कितना है 25, ये कितना 21 बटा कितना है 25, यहां से इसको काट लेते हैं सर, 5 दिए 15, 5 चौका 20, यहां पर देखो कि 7/21,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आंसर पे, जैसे मैंने वो किया, क्योंकि वैल्यू ऐसी सेट कर रखी है। पर किसी ने भी बच्चे ने एक बार भी ढंग से लॉजिक नहीं बताया। आपने तो रेशियो मेथड पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया भाई, ध्यान से पढ़ना। कोई भी टॉपिक पढ़ लिया हो ना, उसको बाद में डाउट नहीं आना चाहिए, ऐसी तरीके से पढ़ो। इसका मतलब पता है क्या है, आपने रिवीजन नहीं किया होगा बाद में। तो रिवीजन करना कितना जरूरी होता है, ये बात को ध्यान से सुनना है भाई। देखेगा मैंने इनका डिफरेंस लिया, कितना आ गया भाई 8। इनका डिफरेंस लिया कितना आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया 1। इनका डिफरेंस लिया कितना आ गया बताओ 7 और 21 का 14। अब मुझे ये बताओ क्या डिफरेंस मेथड से करना ठीक रहेगा? अच्छा इसको 1/3 में कन्वर्ट कर लो पहले। हाँ, अब मैं इसको डिफरेंस मेथड से कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को छोटी छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है। एलसीएम 4, 2 और 8 का कितना आ गया 8। तो मैं 8 के यहां पर मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 8 सॉरी 8 से यहां पर डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 1। तो 1 से करो, यहां पर देखेगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां पर देखेगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 को मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा, कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 42 और ये कितना आ जाएगा 17। ये 17 है, ये कितना आ जाएगा 42 और ये कितना आ जाएगा भाई 24 और ये कितना आ गया 4। सबसे छोटा नंबर यही बताया था हमने। इसके आंसर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सही मेथड तो सही मेथड होता है, इसलिए आपको बारीकी से असली मेथड जानना है। वहां पर फंसा दिया ना एग्जामिनर ने, पीछे क्या सवाल, यहाँ पर फंसा दिया। असली मेथड क्या है जल्दी से बताओ। डिफरेंस लिया सर, उनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम को उस डिफरेंस से भाग करके देखेंगे, वो जो भी आएगा उसकी गुणा करेंगे। ऊपर वाले नंबर के साथ कर दो, नीचे वाले के साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 3 सवाल देता हूं ताकि कभी इसको जिंदगी में ना बोलो। यहां पर देखेगा 232 बटे में 237, यहां पर दे दिया 342 बटे में 345, यहां पर दे दिया जाएगा भाई 7 बटे में 8 और यहां पर दे दिया जाएगा 11 बटे में 13। मुझे इनका ये बताएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। ग्रेटर भी बताओ और स्मॉलर भी बताए, दोनों बताए। गुड़ी आपकी +2 हुई या ग्रेजुएशन होगी? अच्छा +2 ही है, ठीक है। अभी जो भी ना समझ में ना पूछ लेना, बीच में है तो कोई डाउट रह जाए तो तभी पूछ लेना है। कौन सा बड़ा होगा? अच्छा आप मुझे बताओ क्या एलसीएम मेथड लगाना ठीक रहेगा ना, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाना ठीक रहेगा ना? तो मैं कौन सा मेथड लगाऊं? डिफरेंस मेथड। तो आप कहोगे सर जी देखेगा डिफरेंस मेथड लगाएंगे तो मुझे इनका डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है भाई 5, मुझे इनका डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 3, इनका डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना सर 2, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा भाई 30, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30। अब भाई साहब 30 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा सर, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। अब यहाँ पर देखिएगा ये इनकी गुणा है, यहाँ पर 342। मुझे बताओ ये नंबर बढ़ाएगा या ये नंबर बढ़ाएगा? तो ये बढ़ाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर इससे बड़ा नंबर है और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी बड़ा नंबर है, तो ये तो ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ये 342 बटे में क्या है 345। स्मॉलर कौन सा होगा देखिएगा आप, यहाँ पर 7 के 21 यानी कि 210 आएगा और 11 गुणा में 15 करोगे तो कितना आएगा 165। तो ये 165 और ये कितना 210, तो छोटा ये हुआ। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा बेटा 11 बटे। मुझे बताओ कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? तो देखेगा तरीके सारे सीखने, एलसीएम मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो क्या करेगा डिफरेंस बहुत ज्यादा दे देगा। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं, वो कह देगा आपको कि भाई 3/17 कर दिया और यहाँ पर लिख देगा 1/15 कर दिया, यहाँ पर एक नंबर दे दिया 2/7 कर दिया। अगर आप अब एलसीएम मेथड लगाओगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। यहाँ पर 14 डिफरेंस आ गया सर, यहाँ पर भी 14 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो ठीक है 14, 15, 17 इतनी दिक्कत नहीं आई। पर यहाँ पर अगर मैं 16 कर देता, अब मुझे बताओ दिक्कत आती कि नहीं आती? 14, 15 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ता। तो अब क्या करो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। अब हमें दिख रहा है सर साफ साफ, यहाँ पर 16 होता तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, मैं एक काम करूंगा सर डिफरेंस ज्यादा है तो एलसीएम निकालने में आगे जाके दिक्कत होगी, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मान लिया बड़ा नंबर पूछा ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो आपको कुछ 16 3 48, 17 एकम 17, तो 48 बड़ा है ना, तो यानी कि ये नंबर बड़ा है। अब इसका कंपैरिजन करो इसके साथ, 7 तिया 21, 17 दूनी 34, तो ये बड़ा है ना, तो यानी कि ये नंबर बड़ा है। इस हिसाब से कौन सा नंबर बड़ा है 2/7, तो 2/7 हमारा बड़ा नंबर है। समझ पा रहे हो कौन सा तरीका लगाना है? तो कभी भी बेटा एक तरीके पर डिपेंड होके मत जाइएगा, आपको पूरा सबको समझ में जाना है, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिलता है। और आपको पता है एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीधा 1 साल के ऊपर बात गई, 1 साल तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, वो खर्चा लगाना, फिर बार बार कोचिंग लेते हो आप, तो एक बार ही पूरा डिटेल से पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हम ऐसे कर देंगे, इस तरीके से पूछेगा तो इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर देखेगा राम हैज 12 हैंड्स एंड 5 काउज, श्याम हैज 18 हैंड्स एंड 9 काउज, प्रीतम हैज 4 हैंड्स एंड 8 काउज एंड विनय हैज 10 हैंड्स एंड 7 काउज। हु हैज द लार्जेस्ट रेशियो ऑफ चिकन्स टू काउज? तो भाई साहब आप चिकन्स लिख दिया, यहाँ पर हैंड्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या था हैंड्स दे रखी थी, तो मुर्गियों और गायों का रेशियो
सबसे ज्यादा किसके पास है। आप कहोगे सर जी देखेगा यहाँ पर 12 5 है, यहाँ पर आप देखोगे 18 9 है, और यहाँ पर किस प्रीतम के पास कितना था 4 8 है, और विनय के पास कितना बेटा 10 7 है। तो आप मुझे बताइएगा सबसे बड़ा अनुपात चाहिए, वही तो पूछ लिया भाई। आप खुद मुझे एक बात बताओ, देखो सबसे बड़ा ये तो हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है, क्योंकि जो बाकी के फ्रैक्शन दिए ना उनमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो एक से तो ज्यादा ही आ जाएगा, एक से ज्यादा आ जाएगा भाई। और यहां पर आप देखोगे ये नीचे वाला नंबर छोटा, एक से कम वैल्यू होगी, और मुझसे बड़ा पूछा तो ये तो मैं हटा ही दूंगा तभी। अब इसमें इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहा है, अब कौन सा मेथड लगाओगे। मैं आपसे जस्ट मेथड पूछ रहा हूं, कौन सा मेथड यूज करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको एक बात और बताता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा डिटेल से समझो, और भी कम टाइम में क्वेश्चन करना है। आपको दिख रहा है यार भाग होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 2 बच गया सर, 5 का 20, 2.4 आ गया भाई। 12 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10 बेटा, 2 बच गया। अब कुछ उतारने के लिए है नहीं, जीरो उतारेंगे तो पॉइंट चढ़ाएंगे। 5 का 20, 2 पॉइंट कितना आ गया 4 आ गया। 9 दूनी 18, यहां से 2 आ गया सर, 7 एकम 7, अब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बड़ा पूछा था यही होगा। समझ रहे बात को, मैथमेटिक्स खेल ही सारा दिमाग है, आप किस तरीके से सोचते हो, क्या आपकी थॉट प्रोसेस रहती है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। और सीधी सी बात है, क्वेश्चन को टैकल किस हिसाब से किया इसी पर डिपेंड करता है आपने कितने टाइम में किया क्वेश्चन को। ये एनटीपीसी 2022 अभी जो पेपर हुए थे एनटीपीसी के, उसमें पूछा गया सवाल, 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच में 3 4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। एन अमाउंट ऑफ 1470 इज डिवाइडेड बिटवीन अनंत एंड मोहन इन द रेशियो 3:4। हाउ मच अमाउंट डिड मोहन रेशियो। कितना, बहुत आसान था, 1470 रुपए थे, बांटने थे किसके बीच में, अनंत और मोहन के बीच में 3 4 के अनुपात में। हाउ मच अमाउंट डिड मोहन रिश्यू, मोहन को कितना रिश्यू हुआ, तो मोहन बेटा ये इसकी वैल्यू हमें बतानी 4 की वैल्यू। अब देखेगा पहली बात तो ये तो 4 से डिवाइड ही नहीं होता है ना, देखो अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे होते, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता सर, ये भी डिवाइड नहीं होता, एकमात्र आंसर आएगा 840। अब आपको जी आपने एकदम से कैसे बता दिया 4 से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि 4 का रूल क्या है, कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होगा जब उसके पिछले 2 अंकों से बना नंबर 4 से डिवाइड होगा। बचपन में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, मास्टर जी ने बताई होगी बात, कि 4 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिवाइड होता है। आप मुझे बताओ 50 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 30 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। तो ये 50 नहीं होता, तो एकमात्र ये ऑप्शन बच गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने आंसर तक बता दिया। और ये एनटीपीसी 2022 के पेपर में आया सवाल है, तो सारे इसी प्रकार के सवाल आते हैं बेटा। 80% सवाल आप ऑप्शन से कर सकते हो विदाउट कैलकुलेट किए। अब देखो प्रॉपर तरीका जान लो, तो मेरे हिसाब से टोटल रुपया कितना हो गया, उसने टोटल कितना बताया था 1470, तो मुझे बताएगा 7 यूनिट की वैल्यू 1470 कितने गुणा है, तो 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और ये जीरो 210 गुना, तो इसका पैसा भी 210 गुना हो जाएगा। 2100 का कितना होता है बेटा 84, और ये जीरो 840 रुपया इसके पास था। समझ पा रहे हो बात, तो टाइम लगा, इतना टाइम ज्यादा लगा दिया कि उतनी देर में हम जीके के 2 क्वेश्चन कर सकते थे पेपर में बैठ के। ये आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आया 2019 वाले में। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 days to 30 hours, 3 दिन का अनुपात बताएगा किसके साथ, 30 घंटे के साथ। तो भाई साहब देखो क्या इनका रेशियो निकाल सकते हैं, आपको ऐसे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि अलग अलग टाइप की चीजें हैं, ये दिन हो गए और ये क्या हो गए घंटे। तो अगर रेशियो निकालना तो सेम टाइप की चीजें बनाना पड़ेगा। आप मुझे बताएगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24, 24 दिया 72, और यहां पर कितना है 30। अब ये भी घंटे हो गए और ये भी घंटे हो गए, अब कर सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मैंने घंटे से घंटे कट कर दिया भाई, इनको कट करोगे 6 पे काटो, 6 पंजा 30 और 12 छिक्के 72 होता है, 12 अनुपात 5 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 12:5 रेशियो। चलिए भाई कहानी पक्का सबको समझ में आ रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स पोसेस्ड बाय तुलिप एंड दिवांश वाज 7:9। तो बेटा जो तुलिप और दिवांश के पास जो मार्बल्स थी कंचे थे उनका रेशियो क्या था 7:9। तो तुलिप और दिवांश के पास जो कंचे थे उनका रेशियो था 7:9। while the ratio of the number of marbles possessed by शीतल एंड दिवांश was rupees 7:15। तो शीतल की भी एंट्री हो चुकी है। तो आपको जी शीतल और दिवांश के पास जो मार्बल है, शीतल और दिवांश के पास जो मार्बल है कंचे, उनका रेशियो 7:15। तो शीतल के पास 7, तो दिवांश के पास कितने हैं, शीतल के नीचे और दिवांश के नीचे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स अवेलेबल विद तुलिप एंड शीतल। तो तुलिप और शीतल के पास कंचों का अनुपात क्या वो बताना है। तो बताया था मैंने, 9 के आगे 9 भर दो, 15 के आगे खाली जगह 15 भर दो, 15 7 कितना होता है 105, 15 निमा कितना होता है 135, और आप देखोगे 9 से कितना होता है 63। पर क्या इतना कुछ करने की जरूरत थी हमसे, सर जी सिर्फ तुलिप और शीतल के बारे में पूछा है तो मैं तुलिप और शीतल के ही कंचे निकालूंगा कितने भाई। तो ये सब करने की जरूरत आपको नहीं थी बेटा, आप डायरेक्ट सिर्फ तुलिप और शीतल पर काम करिएगा। 15 7 105 और ये कितना हो जाएगा 63। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना 7 पर कट रहा है बेटा, 7 1 21 पे भी कट रहा है, 21 पंजा 105, 21 दिया 63, 5:3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई 5:3। कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं भाई, समझ में आ गया पक्का ना। अब ये उसी प्रकार के सवाल आगे आप खुद देखेगा, ए बी रेशियो दे रखा है 3:5, सी भी दे रखा है। अच्छा देखो एक कितना चालाक बना एग्जामिनर,
ए बी, और यहाँ पर बीसी की जगह क्या दे दिया, सीबी दे दिया। ध्यान रखना है, सीबी का रेशियो 3-2, सीडी का रेशियो क्या है 5-6, तो एडी का रेशियो बताओ। देखो क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। फिर मैं अगेन कहूंगा बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। आपको क्या करना होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे ए बी सी डी, ये हमने कंबाइंड लिख लिया। मैं क्या करूंगा भाई, ध्यान से सुनो। ए बी का रेशियो क्या दे रखा था सर, 3:5। बीसी का रेशियो क्या है, देखो बीसी है मेरे पास, तो 2-3 कर लेंगे। सीबी अगर 3-2 है तो ये 2-3 हो जाएगा, बीसी 2-3। आप मुझे बताओ सीडी का रेशियो क्या है, 5-6, तो सीडी के नीचे लिखोगे 5-6। आप कहोगे सर जी फिर है ना ये करते फिरेंगे 5x5, 2 के आगे खाली जगह 2, 3 के आगे खाली जगह 3, 5 के आगे खाली जगह 5 भर दिया। 5 दूनी 10 दिया, 5 दूनी 10 बजे 50। अच्छा इनका पूछ रखा है, इनका कर दो। एक और डी का पूछा, डी का बता दो डायरेक्ट। 6 18, 18 पंजे 90, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1-3 आ गया। क्योंकि मुझे ए और डी का पूछा तो हमने किया। मैं जो अब बात बताऊंगा उसको बड़ी ही गौर से सुनना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ध्यान से सुनना भाई, हमसे पूछा ए का और डी का पूछा सर, ए का और डी का पूछा, बाकी उसे हमें कोई मतलब है नहीं। तो एक काम करो, कैसे निकाल सकता हूं मैं, ए से डायरेक्ट डी पर कैसे पहुंच सकता हूं। मुझे पता है सर ए बी, और ये बी सी लिखूंगा मैं यहाँ पर, और बाद में क्या लिख दूंगा, सी डी। ए बी का रेशियो क्या था 3-5, और बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी 2-3, और सी डी का रेशियो क्या बेटा। अच्छा एक बात बताना मेरे को यार, अगर सर मैं यहां से कट कर दूं, इनकी गुणा करा दूं सबकी, तो बी से बी कट हो जाएगा, सी से सी कट हो जाएगा, ए डी का ही तो रेशियो बचेगा। इसका रेशियो बचेगा, ए से डी का रेशियो बचेगा। मैंने इन सबकी मल्टीप्लाई करा दी, तो बी से बी कट हो गया, सी से सी कट हो गया, ए डी का रेशियो बचेगा। तो मैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखो 5 से 5 कट हो गया। और क्या कट करोगे भाई, हमें ऊपर और नीचे वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से क्या कर दोगे, 3 से 3 कट हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 अनुपात कितना आ गया, कितना आंसर आ जाएगा, 1:3। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है आपको, इस बात को ध्यान से सुनना। ये तो मैंने सब कुछ लिखा, विदाउट लिखे कैसे सोल्व करना, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो भी मुझसे बच्चा पढ़ता है उसको ना 4-5 दिन तक है ना, है थोड़ा सा एक्टिव सा लगता है, क्या क्या कर रहे हैं सर, लगेगा 4-5 दिन तक आपको लगेगा, पर आपको इतना जबरदस्त मैथ आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप विदाउट कॉपी पेन मैक्सिमम सवालों को कर रहे होगे, क्योंकि आप 4-5 दिन के अंदर है ना उन प्रोसेस को, उन थॉट प्रोसेस को, कैसे मैं सोचता हूँ, कैसे मैं सिखा रहा हूँ, कहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, उन चीजों से आप रूबरू हो जाओगे और फिर आप फटाफट करने लग जाओगे। पहले 4-5 दिन तक मैं सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमें क्वेश्चन डील कैसे करना है, क्वेश्चन डील कैसे करना, और यही समझना सबसे बड़ा टास्क होता है पेपर में, कैसे करना होता है क्वेश्चन। क्योंकि फिर मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चे जिनको जो पेपर में बैठते हैं, जिनको पूरा मैथ आता, पूरी रीजनिंग आती, सब कुछ आता है, पर सिलेक्शन नहीं होता। समझ रहे हो बात को, अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारे मैक्सिमम सारे टीचर्स का ही सिलेक्शन हो जाता। पर मैं आपको कह देता हूँ टीचर्स भी जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनके भी पूरे के पूरे नंबर नहीं आते सीजीएल में, पूरे के पूरे नंबर उनके भी नहीं आते। रीजन क्या है, नॉलेज काफी है, आपको बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, पर बेटा वो जो 1 घंटे में पेपर करना होता है ना, वो डील नहीं करना आता उनको भी। समझ रहे हो, आपके सीनियर्स जो है ना 4-4 5-5 से तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे कोई भी सवाल समझो, समझा देंगे वो, पर क्या वो पेपर निकाल पा रहे हैं, वो खुद पेपर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि वो तरीके नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है। भाई मैथ समझना एक अलग चीज है, उसको पेपर में रिप्रेजेंट करना, एग्जाम में रिप्रेजेंट करना वो एक अलग चीज है। और मैं पूरे कोर्स में ये चीजें बताता हूं कि भाई आपको कैसे सोचना है, पेपर में कैसे करना है, ताकि गिवन टाइम में आप पेपर कर पाओ। और मैं एक ईमानदारी से मार्कर हाथ में एक चीज बताता हूं, जैसे एनटीपीसी का पेपर हुआ था 2022 वाला, ये तो 16 वाला है, 2022 में जो हुआ था उसमें स्टेशन मास्टर के तौर पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो एनटीपीसी का पेपर मैंने दिया, 90 मिनट का पेपर होता है, कितने मिनट का, 90 मिनट का। मैंने 47 मिनट में पूरा पेपर कर दिया था, सिर्फ 47 मिनट ली थी, पूरा पेपर सोल्व हो गया था, आराम से बैठा रहा था। रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे 60, तो 60 में से 40 क्वेश्चनों के लिए कॉपी पेन उठाना ही नहीं पड़ा, ऐसे क्वेश्चन है। और वो चीज कब आएगी, जब आप जब सीख रहे हो ना, उसी टाइम इन चीजों की आदत डालो। मुझे चाहिए सर ए और डी, तो मुझे बीच वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है ना, ए और डी चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना, पैटर्न बनाना होगा, ए बी है तो आगे बी सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, फिर आगे सी डी होना चाहिए। तो आप माइंड माइंड में ये करोगे, देखो सर ये 3-5 है, मैं इसको पलट लूंगा, 2/3 हो जाएगा, ये 5/6। मुझे अब मैं मल्टीप्लाई करा दूं ना सबकी, सर सबकी मल्टीप्लाई करा दूं, यहाँ पर बी नीचे है, यहाँ पर बी ऊपर चला जाएगा, बी सी लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा सर। इस सी से सर ये नीचे सी आ गया, बटे में है, ये ऊपर सी कट जाएगा सर, ए और डी ही बचेगा। ये चीज आपकी माइंड जब आपने सीखा, अभी आप कोर्स के थ्रू इन चीजों को सीख जाओगे, हाँ सर ऐसा होता है, कट हो जाएंगे सर, ए और डी ही बचता है। तो पेपर में बैठ के आप मात्र इतना सा काम करोगे, इसको बस इसको ढंग से लिखोगे, सी भी नहीं, इसको बी सी लिखोगे। अब आप काटते चलोगे भाई इनको, जैसे ये ऊपर है 3, ये नीचे, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई। यहाँ पर 2 ऊपर है और नीचे है 6, 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा कि नहीं। ये नीचे 5 है, ऊपर कितना भाई, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ऊपर कुछ बचा, नीचे क्या बचा हुआ है 3, 1:3 आप कर दोगे। शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, पर मैं कहता हूँ 5-6 दिन के बाद ही आप खुद क्वेश्चनों को उड़ा रहे होगे, बहुत कम टाइम में कर रहे होगे। और जब जो बच्चे जैसे एलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा, हमने कुछ इस तरीके से एलजेब्रा जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं पूरा कराता ही नहीं, पूरा सोल्यूशन नहीं कराता हूँ कि भाई आप एक एक स्टेप लिखो, नहीं,
वो तरीका ही गलत होता है बच्चों को इस तरीके से सिखाना। बच्चे को एक बार खुशी होती है कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, पर मैं कहता हूँ एग्जाम नहीं निकाल पाता वो बच्चा। होता है ना कि लंबे लंबे मेथड से एक एक स्टेप लिखकर जब टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, हाँ एक एक लाइन आ रही है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है, पर क्या हम उस तरीके से एग्जाम निकाल पाएंगे, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे तरीके सीखने पड़ेंगे कि सर हम कौन कौन से स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं, और उसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मैं एक लाइन मैंने लिखी, बीच में उसके 4 लाइनें आके फिर 5वीं लाइन आ रही है, मैं आपको सिखाऊंगा इस पहली लाइन से सीधा 5वीं लाइन पर कैसे आना है। ये 4 लाइन लिखनी है ना बेटा आपको, ये आपको लिखनी ही नहीं है। तो फिर आप जब जंप करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी शुरू में, पर उसी के लिए तो मेहनत करनी है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं एक टाइप के, ताकि आपको ये पता चल जाए हाँ इस तरीके से डायरेक्ट पहुंचना है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना तो कुछ अलग करना पड़ता है, बाकी उससे भीड़ से अलग करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्चुअली होता है क्या, मेरे बैच में बहुत कम बच्चे टिकते हैं लास्ट तक, ये हमेशा से मेरा रूल रहा है। पर जो बच्चा टिक जाता है वो सिलेक्शन भी लेता है, क्योंकि बच्चों को चाहिए सब कुछ एकदम स्मूथ चाहिए, कि एकदम से सब कुछ समझ में आए। भाई इतना हलवा होता सब कुछ तो सब कोई सिलेक्शन ले लेते, हर कोई सिलेक्शन ले लेता। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा बेटा, बाकी बच्चों से एडवांस मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ तरीके आपको ऐसे सीखने पड़ेंगे कि जो एग्जाम के ओरिएंटेड हो, जो सिलेक्शन आपको दिला पाए। हाँ उन चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सीधा यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो मेहनत मैं कराऊंगा, उस चीज से डरना नहीं है। तो ध्यान से देखेगा, मैं कह रहा हूँ भाई मैं इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि इतना सब कुछ लिखने लग गए तो भाई आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। एग्जामिनर ने ये सोच के क्वेश्चन ये दिया ही नहीं कि आप इतना लिखो, इतना टाइम वेस्ट करो। मॉक टेस्ट भी लगाते हो ना जब आप, आपने देखा होगा जब उसका एनालिसिस करते हैं ना, वहां पर क्वेश्चन के आगे एक रेड मार्क्स आ जाता है। उसका मतलब होता है आपने जितना एग्जामिनर ने सोच के इतना टाइम लगना चाहिए वो सोच के दिया था ना, उससे आपने ज्यादा टाइम ले लिया। होता भी नहीं, मॉक टेस्ट लगाता है और हर लगभग आपके 90% क्वेश्चनों पे वो रेड मार्क आ जाता होगा कि आपने ज्यादा टाइम ले लिया। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि एग्जामिनर ने वो सवाल इसलिए सोच के डाला है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम देता है ना, तो ये करता है कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा बच्चे को, इस क्वेश्चन में इतना, वो मैनेज करता है ये 1 घंटे में पूरा कर पाए, अगर स्मार्ट अप्रोच लगाए तो बच्चा। पर जिस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने ये सोच के दिया कि इसमें 15 सेकंड लगनी है, उसमें आप 45 सेकंड लगा रहे हो, तो इसका मतलब पता है क्या, अब जो बाकी क्वेश्चन है ना उसमें से आपको पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। यही दिक्कत होती है। तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन को करना है, तो चीजों को समझना पड़ेगा। अब मेरे को पता है, देखो एक बार और बेसिक बताता हूं, क्योंकि पहला दिन है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ए बी सी डी मैंने देखा ये, अब 3 5 और बी और सी को लिख लिया मैंने। बी और सी कितना हो जाएगा, 2 3 2 3, बी और सी के नीचे लिखा 2 3। अब सी डी के नीचे क्या लिखोगे आप, 5 6। समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से देखिएगा, 5 के आगे खाली जगह 5 भर दिया, 3 के आगे खाली जगह 3 भर दिया, 2 के आगे खाली जगह 2 भर दिया, 5 के आगे खाली जगह 5 भर दिया। तो 5 दूनी 10 दिया, 30 हो गया। मुझे डी से मतलब था, 5 दिए 15, 15 छिका 90। तो मुझे इनका रेशियो निकालना था, तो कितना आ गया, 1:3। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, जैसे बेटा ए बी है, बी बटा सी है, सी बटा डी है, अगर मैं इनकी गुणा करा दूं तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए बटा डी ही तो बचेगा। अब ये आपने मेथड सीख लिया, समझ लिया, हाँ सर ऐसा ए से डी बच जाएगा, बीच में तो कट जाएंगे। सीख के और आप पेपर में फिर इसको ऐसे लिख के फिर इनकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हो, तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा, फिर आपने कुछ नहीं सीखा। ये शॉर्ट मेथड इसलिए बताया है कि आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाओ। अगर पेपर में बैठकर शीट में पहले तो आप ऐसे लिख के देख रहे हो और फिर उसको वैल्यू रखोगे, फिर काटा पीटी करोगे, तो आपने कुछ नहीं सीखा भाई। आप इसको विदाउट कॉपी पेन वहीं से करना सीखो। इतनी कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए कि सर ये कट जाएंगे, ऊपर नीचे जो वैल्यू बचेगी वही अनुपात आएगा ए और डी का कटने के बाद। बस मुझे काम करना, जैसे बी सी था तो इसको बी सी में कन्वर्ट करना, इनके 2 3 होना चाहिए। अब देखो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, मुझे पता है 3 ऊपर है ये नीचे है, कट जाएगा भाई साहब। समझ रहे हो बात को, ये 2 ऊपर और ये वाला नीचे है, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई साहब, मुझे बताओ आप। आपको कुछ बिल्कुल सर। अच्छा ये देखेगा, ये 3 ऊपर है 6 नीचे है, कहां पर गया, अच्छा ये 5 से 5 कट जाएगा, पहले इसको काट दो। ये 5 नीचे था, ये 5 ऊपर था सर, कट जाएगा। ये 3 ऊपर है सर, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, ये नहीं कटा था ना, कुछ तो गड़बड़ हुई हमसे। ओहो इसमें काट रहा हूँ हमने, ये नीचे लिख लिया इसको, ये गलत कर रहे थे। यहाँ पर देखो इसको नीचे लिख लिया, ये तो छोड़ दो, ये 2 3 लिख लिया हमने, इसको क्या बना लिया, ये अनुपात सी बना चुके। अब इसको काटना, अब देखो 3 ऊपर है 3 नीचे, कट जाएगा सर। यहाँ पर 5 सर नीचे, इसमें 5 ऊपर है, कट जाएगा सर। यहाँ पर 2 बचा ऊपर और यहाँ पर नीचे कितना बच गया 6, तो 2/6 कितना होता है 1/3, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ना तो ये चीज लिखनी ना इतना सब कुछ करना, आप इस तरीके से। हाँ मुझे खुद पता है बेटा, मैं खुद कहता हूँ कि एकदम से आंसर नहीं आएगा, हो सकता है आपके 2 3 सवाल अभी प्रैक्टिस के दौरान गलत हो जाए, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ चौथा सवाल करोगे ना, आप मात्र 3 से 4 सेकंड में दिमाग में उसका आंसर निकाल चुके होगे। इसी लेवल की प्रैक्टिस करनी, सीजीएल क्लियर करना है तो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। अभी सवाल को देखिएगा, जैसे मैं आपको सवाल देता हूँ, प्रैक्टिस तो करानी बनती है। मैंने कहा ए बी 2:3 है, बी सी मैंने दिया बेटा 3:5 है, मैंने सी डी अनुपात दे दिया, सी डी का अनुपात दे दिया 3:7, मैंने डी ई का अनुपात दे दिया 5:7 लिख दिया। अब मुझे बताइएगा ए और ई का अनुपात क्या होगा, ए और ई का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताएं। अभी टाइम लगेगा आपको, आपको लगा सुनना नॉर्मल तरीके से करे था ना जब कम टाइम में हो रहा था, अभी ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें, लगेगा 3 4 सवालों तक लगेगा, उसके बाद फिर आप बहुत फास्ट कर पा रहे होगे। इसको यहीं पर कट करने की सोचेगा, क्या कर सकते हो, सीधा ए और ई का कितना आएगा 6/49, वेरी गुड।
देखो आपने देखा बेटा ये ऊपर है और नीचे कोई ऐसा जो 2 से कट हो रहा हो। आपने देखा नीचे 3 है ऊपर 3 है, कट जाएंगे तो भाई ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे भाई। आप कहो जी नीचे 5 है ऊपर 5 है, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे भाई। आप मुझे बताइएगा और क्या बचा, ऊपर 3 2 बच गया और 2 बच गया, 3 दूनी 6 और नीचे क्या बचा बेटा 7 2 49। कुछ टाइम लगा नहीं लगा। अगर किसी ने कुछ और भी सीखा है तो मैं आपको बता देता, मुझे सब कुछ आता है। आपको जी ना जी एक तरीका और होता है डायरेक्ट निकालने का, वो तरीके मुझे सब कुछ पता है बेटा। देखेगा ए बी का रेशियो कितना 2:3, बी सी का रेशियो 3:5 है, सी डी का रेशियो 3:7 है, डी ई का रेशियो 5:7 है। एक तरीका होता है जैसे ए और डी का, ए और लास्ट वाले का निकालना है, पहले वाले का और लास्ट वाले का निकालना है, इनकी गुणा कर दो डायरेक्ट यहीं पर। 5 15, 15 45, 45 दूनी 90, तू 49 और 5 15, 15 के 49 गुणा करोगे। आप ऐसा ही कर दो ना, 49 गुणा में 15 ही लिख दो, 15 से काटेंगे 15 6 90, 6/49 आ गया। बात वही है ये, मैं कह रहा हूँ जो आपको बनाया जाता है ना इस तरीके से शॉर्ट टिक कर लो कुछ नहीं, बात वही है। पर इसमें आप क्यों लिख रहे हो, आप डायरेक्ट करो ना भाई। हमें पता है यार, हमें ऊपर वालों को नीचे वालों से ब्रेक ही तो करना, काटना है। या तो आप डायरेक्ट इसको लिख लो, ऐसे आपको नहीं करना अच्छा लगता तो आप इसको लिख लो, नीचे वालों को अलग से लिख लो, 3/3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 7। अब ब्रेक कर लो भाई, बात वही है। 15 से ये 15 कट जाएगा भाई, 3 पंजे 15, ये भी 3 पंजे 15 कट गया, ऊपर रहेगा 6 और नीचे कितना आ जाएगा 49। पर मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि कॉपी पेन उठाना पड़ गया ऐसे सवालों में, तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। ये सब तरीके में आपको कॉपी पेन उठाना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट करो भाई, यहीं से नजरों से काटा करो इनको। देखो आपने देखा भाई यहाँ पर 3 ऊपर, यहाँ पर नीचे 3 कट गया, ये माइंड में स्टोर कर लो। 3 तो कट चुका है, यहाँ पर नीचे 5 वहां पर 5 है, कट गया भाई साहब ये। तो ऊपर 2 और 3 बच गया, 3 दूनी 6 और बटे में 49। ये चलना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में चीजों को होल्ड करो कि हम ये काट चुके हैं, और इसी की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे कोर्स के थ्रू आउट। अब इस सवाल को देखेगा, ये फार्मेटिकल एग्जाम आरआरबी का जो एग्जाम हुआ रेलवे का, उसमें पूछा गया सवाल है। तो मैंने हर तरह के एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाए, आपको सीडीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको सीजीएल परी के मिलेंगे, मेंस के मिलेंगे, सीएचएसएल सीपीओ रेलवे, हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इन ए मिक्सचर द रेशियो ऑफ सोइल एंड ग्रेवल इज 11:8 while the ratio of gravel and cement is 6:7. what is the ratio of soil and cement to the mixture? कितना, वही है, मिट्टी और बजरी का अनुपात दे रखा बेटा, मिट्टी का और बजरी का, सोइल का, और यहाँ पर बजरी का दे रखा बेटा, ग्रेवल का अनुपात कितना दे रखा 11:8, और बजरी का और सीमेंट का अनुपात दे रखा 6:7। यहाँ पर सीमेंट और ऐड कर लो, बजरी का और सीमेंट का यहाँ पर लिखेंगे 6 अनुपात कितना 7। बेसिक तरीका हर क्वेश्चन में बताऊंगा, डोंट वरी। तो 8 के आगे खाली जगह 8 भर दिया, 6 के आगे खाली जगह 6 भर दिया, 11 छिके 66 करोगे, 8 छिके 48 करोगे, 11 8 7 56 करोगे। हमसे पूछा था सर मिट्टी और सीमेंट का, मिट्टी का और सीमेंट का, सोइल का और सीमेंट का पूछा था, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे सर, इनका देखेगा हमने। कितने पर ब्रेक करोगे इसको, 33 अनुपात आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, 33 अनुपात 28 आ गया। पर देखो करना क्या है बेटा, पेपर में क्या करना उस चीज को समझेगा, इस चीज की टेंशन मत लेना कि सर बेसिक नहीं कराएंगे, हर सवाल में बेसिक कराऊंगा, पर हर सवाल में ये भी बताऊंगा कि पेपर में अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। आपको चाहिए, देखो मिट्टी और बजरी का अनुपात दे दिया, ये आपको बजरी और सीमेंट का अनुपात दे दिया 6-7। हमसे पूछा सर मिट्टी और सीमेंट, मिट्टी शुरू में थी और सीमेंट थी लास्ट में, तो क्या करना अब, काटा पीटी वही करनी और माइंड में करो। आपको दिख रहा है सर जी, देखेगा यहाँ पर 6 8 बटे में और यहाँ पर 6 ऊपर है, तो इनको काट लो बेटा, 2 पे काटेंगे 3 आएगा, 2 पे काटूंगा 4 आएगा। अब देखो 11 तिया 33, ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर ली, नीचे वालों की 7 चौके आ गया आंसर भाई। तो कुछ लिखने की जरूरत है इतना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ी थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर होता चलेगा। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया, एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल व्हेन, इनको बाद में कराएंगे इस टाइप को, टाइम हो गया। ये आसान सवाल, इसको कर लो एक बार। यहां पर ये 1:1 दे रखा है, ये सवाल कैसा था, ये इसमें दे रखा भाई आपको 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। ये कहता है यदि 10,400 को पी क्यू और आर के बीच में 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 अनुपात में 3 हिस्सों में 256 में बांटा गया, 256 ने ये वहां पर उठा को कर दिया भाई, ये जो बटे में था ना कि 2 5 6 वहां पर चिपका दिया टाइपराइटर ने। ये सवाल है हमारा, इसने कहा 10,400 को पी क्यू आर के बीच में 1/2 1/5 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा गया, तो पी क्यू का हिस्सा क्या होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब देखेगा आप कहोगे सर जी अभी तक आपने जितने भी सवाल दिए हमसे एक परफेक्ट रेशियो दे रखा था, पर यहां पर जो रेशियो दिया वो इस प्रकार से फ्रैक्शनल वैल्यू में आ गया, तो इसको सही तरीके से कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का तरीका ध्यान से सुनना भाई। कभी भी इसको एक तो मेथड फिर वही बताते हैं, कुछ एलसीएम लेकर कर लो, क्या बताया जाता है एलसीएम लेकर, मैं जो बात बता रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनना। इसका अगर मैं रेशियो बताना चाहता हूं परफेक्ट, तो इसको छुपा लो भाई, 2 को छुपा लिया, तो 6 पंजे 30 एकम 30 लिख दिया। अब इस 5 को छुपा लो, 6 दूनी 12 एकम, अब इस 6 को छुपा लो भाई, 2 पंजे 10 10 एकम 10, तो इनका परफेक्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 2 पे काटो 15, ये 6 और ये 5, इस रेशियो में बांटना बेटा।
ये जो 1/2, 1/5 और 1/6 है, इसको परफेक्ट रेशियो में बदलूंगा तो 15, 6 और क्या आएगा, 5 आएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि 10,400 को इस अनुपात में बांटा गया है। तो मेरे हिसाब से टोटल पैसा कितना बना भाई, 21 और 5 26। हमारे हिसाब से तो टोटल पैसा होगा 26, लेकिन उसने टोटल पैसा कितना बताया था, 10,400। तो 26 यूनिट की वैल्यू 10,400 है। हमसे पूछा क्यू का पैसा, क्यू था जी बीच में, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू बतानी। समझ रहे हो भाई? 13 दूनी 26, या 26 से ही काट लो डायरेक्ट, 26 से कम 26, तो 26 चौका 104 और 2 जीरो, 6 चौका 24, तो 2400 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2400 क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आई? या फिर हम क्या कर सकते थे, हमसे जब पूछा है कि क्यू की वैल्यू बतानी और मुझे पता चल गया क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो जो भी आंसर होगा 6 का मल्टीपल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 6 का मल्टीपल मिलेगा। क्या ये 6 का मल्टीपल है आपको कुछ नहीं? 6 का मल्टीपल देखना है तो बेटा क्या करना, 6 का मल्टीपल वो होगा जो 2 से भी भाग होगा और 3 से भी। कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी। अब 3 से कोई भी नंबर तब भाग होता है जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। क्या इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, 7। ये भी 3 से भाग नहीं होगा। 8 और 2 10, 3 से भाग नहीं होगा। 4 और 2 ये 3 से भाग जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। फिर मैं कहता हूं आपको धीरे 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 क्वेश्चन कम टाइम में करने आ जाएंगे। आपका दिमाग चलने लग जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि एक बार 100 ट्रिक की क्लास ली उसको खुद अप्लाई नहीं कर रहा हूं। मैं खुद अप्लाई करूंगा हर यहाँ पर क्वेश्चनों में कि कैसे कम टाइम में इन चीजों को करना है, कैसे कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। और जब हम खुद यहाँ पर पूरे प्रैक्टिस में करेंगे इन चीजों को, तो आपकी हैबिट में आ जाएंगी चीजें, इस तरीके से सोचना कि कैसे चीजों को कम टाइम में किया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा रेशियो होता क्या है। हमने सबसे पहले देखा बेटा रेशियो क्या होती है, तो हमने सिलेबस देखा हमारा क्या है। सबसे पहले हमने देखा बेटा रेशियो क्या होता है। मैंने कुछ एग्जांपल से आपको ये चीजें वेरीफाई कराई, और उसके बाद फिर मैंने कहा जैसे इस टाइप को हम क्या करेंगे कि भाई ऊपर और नीचे अगर वेरिएबल की पावर सेम है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। अलग अलग पावर है तो उसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ये जो आपने आंसर निकाला था गलत है, इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है। फिर हमने इस टाइप को यहाँ से बेसिक टाइप्स को हमने जाना कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एक्चुअल में रेशियो काम कैसे करता है। और उसके बाद फिर मैंने एक टाइप आपको आज पढ़ाई है, वो टाइप थी ये कि कंबाइंड रेशियो निकालोगे तो क्या करोगे, तो उसके बेसिक मेथड भी बताए, और बाय ऑप्शन कैसे हमें करना है उन चीजों को भी मैंने बताया। कल इसमें डिटेल से पढ़ते जाएंगे थोड़ी धीरे धीरे, और हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताता जाऊंगा, हर टाइप की कैसे शॉर्ट ट्रिक है, कैसे इसको करना है। बेसिक बताऊंगा पहले, उसका फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और प्रैक्टिस किसकी करनी है, शॉर्ट ट्रिक की, कि पेपर में कैसे कम टाइम में करना है, प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो। समझ पा रहे बात को? एक सवाल का मुझे आंसर बता दो बस लास्ट। ठीक है, लास्ट सवाल मैं आपसे कहता हूं भाई, कुछ पैसा है, कुछ पैसा है जो ए और बी के बीच में बांट दिया गया। किस रेशो में बांट दिया गया, 1/2 और 1/5 के रेशो में बांट दिया गया। 1/2 और 1/5 के रेशो में बांट दिया गया। तो मुझे बताइएगा वो मिनिमम पैसा क्या हो सकता है, मिनिमम मिनिमम अमाउंट क्या हो सकता है, मिनिमम अमाउंट बताइएगा जो इनके बीच में बटे और सबके हिस्से में क्या है, परफेक्ट नंबर में रुपए आए, मतलब पॉइंटों में ना हो, पॉइंटों में ना हो, परफेक्टली इनके बीच में कुछ रुपए आने चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट क्या हो सकता है जिसको मैं इस रेशो में इनमें बांट सकता हूं, मिनिमम अमाउंट कम से कम कितना पैसा होगा, बताओ भाई। गुड़िया आप बताओ, नहीं पता? आपको पता है गुड़िया, आपको भाई? कम से कम वो पैसा क्या है, कम से कम वो पैसा क्या है जिसको मैं इनके बीच में बांटू तो 1/2 और 1/3 के रेशियो, 1/5 के रेशियो में। इतना हल्का सवाल है। और आपको मैं बता देता हूं इसका एडवांस वर्जन, थोड़ा सा एडवांस वर्जन तो एचएसएससी में पूछ लिया गया था, सीटी के पेपर में। सीटी का पेपर पता ना आपको हुआ था हरियाणा में, तो हरियाणा में सीटी के पेपर में पहले दिन पहली शिफ्ट में ही सवाल आया था, वो सवाल। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 99% बच्चे गलत करके आए और 99% टीचर्स ने गलत बताया उसका आंसर। जब यूट्यूब पे सोल्यूशन करा रहे थे वही क्वेश्चन, 99, कोई एक भी टीचर ऐसा नहीं था यूट्यूब पे जिसने उसका सही आंसर बताया था, कोई भाई है? सब 420 आंसर बता रहे थे। पूरे हरियाणा में एक भी टीचर उसका आंसर सही नहीं बता रहा था, इतना हल्का क्वेश्चन। फिर मैं कहता हूँ कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना बेटा, तब तक यही खिचड़ी पकती रहेगी और एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेंगे और आप गलत करते रहोगे। क्या 7? हाँ, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये पूछ रहा हूँ। पता है क्या आंसर बताएंगे टीचर, आप पूछना किसी से। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, और उनके बीच में मिनिमम कितना पैसा बांटू मैं, मिनिमम कितना पैसा इस रेशियो में बांटू कि उनको परफेक्ट रुपए मिले, मतलब पॉइंटों में ना आए, तो आपको पता है क्या कह देंगे, मिनिमम कम से कम की बात आ जाए तो एलसीएम ले लो, 10 रुपए बांट दो इनके बीच में। क्या कहेंगे, मिनिमम पैसा क्या होगा, 10। और एग्जामिनर इतना चला का पहला ही ऑप्शन 10 रखेगा। आप मुझे बताओ 10 को मैं इनके बीच में 1/2 और 1/5 के रेशियो में बांट ही नहीं सकता। 10 का यूज इस, सिर्फ पता है इसमें एलसीएम का यूज क्या होता है, एलसीएम का यूज सिर्फ इतना होता है कि इसको मैं परफेक्ट रेशियो में बदल पाऊं। क्या मतलब होता है इसका, परफेक्ट रेशियो में बदल पाऊं। यानी कि 10 को जब 2 से भाग करोगे कितना बचेगा, 5, 5 एकम 5। अब मैं इसको 5 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 2, 2 एकम 2। तो भाई इसको 5 रुपए मिलेंगे, इसको 2 रुपए मिलेंगे, तो मिनिमम रुपया कितना आ गया वो। और टीचर आंसर क्या बता देते हैं,
भाई 10 से तो कम 7 रुपए जिनको मैं बांट सकता हूँ 5 2, इसको 5 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए। समझ रहे हो बात को? अब फिर वो पता है क्या करेंगे, आप जाकर उनको बता दोगे ना टीचर्स को कि सर इसका आंसर ये आएगा, तो आपको पता है क्या करेंगे, तो आपको ये कहेंगे कि ना ना जिसने भी सिखाया ना गलत सिखा दिया तेरे को। अब इसको 5 रुपए मिले हैं, टोटल पैसा 7 था, इसको 2 रुपए मिले हैं, टोटल पैसा 7 था, ये हुआ तो नहीं 1/2 और 1/5। उसने कहा था ना 1/2 और 1/5 रेशियो में रुपए मिलने चाहिए, फिर वो आपको कहेंगे हुआ ही नहीं है 1/2 और 1/5, गलत बता दिया बेटा तेरे को जिसने बताया। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जो 1/2 और 1/5 रेशियो है इन दोनों का खुद का रेशियो है, ना कि टोटल के कंपैरिजन में, दोनों का खुद का रेशियो है। मैंने कहा इसको 5 मिले, इसको 2 मिले, भाई साहब इनका रेशियो ना यही है 1/2 और 1/5। करके देखो आप इसको रेशियो को। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा ये, या फिर आप इसी को बदल के देख लो, 1/2 है और 1 क्या है 5। आप इसको जब परफेक्ट रेशियो में बदलोगे 5 उधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, ये आता कि नहीं आता भाई, वही तो ये 5/5 रेशियो। टोटल कहां से ले आए भाई, टोटल के साथ कंपैरिजन करना है, इनका खुद का इंडिविजुअल के साथ वो करना कंपैरिजन, इनका रेशियो है। मैं कह रहा हूं मेरे पास 5 रुपए है, इसके पास 2 रुपए है, तो हमारा रेशियो क्या होगा 5-2 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? तो उसमें से ये देखना होता है। तो आप कहोगे जी बिल्कुल सर समझ गए। तो अब क्या करना है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई। ये एलसीएम जो होता है ना ये आपको बता देते हैं टीचर, और मैं कहता हूँ मैक्सिमम 99% टीचर आपको ये बता देंगे भाई इसमें एलसीएम ले लो वही 100 टेस्ट मनी होगी। हाँ, और मैं बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूँ, और सीटी के पेपर में एक बार पूछ भी लिया और गड़बड़ करके आगे मैक्सिमम बच्चे। और हद तो आप ये देखिएगा एचएसएससी ने भी 420 आंसर मान लिया उसका, जबकि सेम सवाल मैंने जब बच्चों ने बोला सर जी कुछ प्रूफ दे दो ताकि हम एचएसएससी को गलत साबित कर पाए, तो ये एसएससी सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया हुआ था, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि भाई ये प्रूफ लगा दो, देखो यहाँ पर ये आंसर होता है इसका, एसएससी ने ठीक मान रखा है, पर एचएसएससी ने गलत आंसर मान रखा था इसका। तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा भाई 7 आएगा। कल को कभी भी ऐसा सवाल आ जाए आप एलसीएम को वो सो टेस्ट मनी मत मान लेना। इसमें रेशियो में एलसीएम का यूज सिर्फ इतना है कि फ्रैक्शनल रेशियो दे रखे तुम उसको परफेक्ट रेशियो में बदल पाऊं, और मैंने तो आपको ऐसा तरीका बता दिया कि इसको एलसीएम को छोड़ ही दो, एलसीएम मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 1/5, 1/3, 1/7 है। सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब इनका परफेक्ट रेशियो बताइए, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं बाबा, आपको क्या करना है, ये इसको छुपा लो, 7 या 21 एकम 21, अब इसको छुपा लो भाई, 5 था 35 एकम 35, अब इसको छुपा लो भाई, 5 या 15 एकम 15, अनुपात कितना आएगा ये 21:35:15, एलसीएम लेकर करोगे तब भी इतना ही आएगा। 7 या 21, 21 कितना होता है 105, एलसीएम लोगे आप देखोगे 5 से काटेंगे 21, 21 एकम 21, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा भाई 135, 35 एकम 35, 15 से काटेंगे 15 7 105, 7 एकम 7, यही आएगा तब भी। तो हमारे 7 से काटना था ना, 7 से काटना था तो 15 आ जाएगा, वही रेशियो है। तो एलसीएम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो मेथड बताया उनको अप्लाई करिएगा। और भाई देखो ऐसा है, इस बैच में आपको जैसे ये जो कुछ भी मैंने पढ़ा ना इसको सेव करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एप्लीकेशन में ही जहां पर क्लास होती है उस क्लास के साइड में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे कोर्स की पीडीएफ एप्लीकेशन पे डालेंगे इस कोर्स की, ठीक है। तो जो जब एप्लीकेशन पे आपका इनरोलमेंट होगा तो वहां पर जहां एक साइड आपको क्लास दिखेगी उसके साइड में इसकी पीडीएफ दिख जाएगी, ठीक है, सोल्ड भी और अनसोल्ड पीडीएफ भी। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, 4-5 दिन तक आपको कंसेप्ट सारे सिखाने मेरे को। तो मैं क्या क्या यूज करता हूँ फास्ट कैलकुलेशन के लिए, जैसे एक आपको डीएस मेथड भी बताऊंगा जिससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप बहुत कम टाइम में कर पाओगे, ठीक है ना। तो डीएस मेथड जहां पर बच्चा फंसता ना कि सर कैलकुलेशन आ गई अब क्या करें, तरीका तो हमने सही सोचा था पर उसने वैल्यू ऐसी ऐसी दे दी कि कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, तो वहां पर भी उनका भी तोड़ बताऊंगा। तो बहुत सारे तरीके होंगे, डिविजिबिलिटी रूल से आप कर सकते हो, डीएस से कर सकते हो, यूनिट डिजिट से कर सकते हो, अगर यूनिट डिजिट सेम आ जाए तो आप यूनिट और 10 डिजिट दोनों कैसे निकाल सकते हो फास्ट फास्ट उससे भी कर सकते हो। और जीरो मेथड बताता हूँ एक, वो भी सारी चीजें मैं बता दूंगा 4-5 दिन के अंदर अंदर, फिर आपको इतना मजा आएगा इस बैच में, इतनी फास्ट चीजों को आप कर पाओगे। और उसी के लिए पढ़ना है, क्योंकि सीधा सिर्फ सीखने के लिए नहीं पढ़ना कि हमें मैथ सीखना है, हमें तो सिलेक्शन भी लेना है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को डील करना वो आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत, खुश रहो मुस्कुराते रहो। अभी रीजनिंग की क्लास होगी तो रीजनिंग पढ़ते हैं भाई, ठीक है।